गुड मॉर्निंग फ्रेंड। किताबों की दुनिया में दोबारा से आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से सुनेंगे जीत आपकी, जिसको लिखा है शिवखेड़ा साहब ने। इसका चैप्टर नंबर 3। आइए शुरू करते हैं। माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम। चैप्टर नंबर 3 का टाइटल है सफलता, जीत हासिल करने के तरीके। बड़ी सफलताएं हासिल करने वाले लोग अपना वक्त व्यर्थ, जटिल किस्म के या विनाशकारी विचारों में उलझ कर नष्ट नहीं करते। वे रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव ढंग से सोचते हैं और उन्हें मालूम होता है कि उनके सोचने का तरीका ही उनकी कामयाबी को तय करेगा। इसे कहा है डॉक्टर सैमुअल एपस्टीन ने। हमें अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, ना कि उन चीज़ों पर जिन्हें हम नहीं चाहते। सफलता इत्तेफाक की देन नहीं है, ये हमारे नज़रिए का नतीजा होती है और अपना नज़रिया हम खुद ही चुनते हैं। इसलिए सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, बल्कि हम उसका चुनाव करते हैं। एक पुजारी कार से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत ही सुंदर खेत देखा। वह कार रोककर बाहर आया और एक खेत के किनारे खड़ा होकर उसमें लहलहाती हुई फसल की तरफ तारीफ करने लगा। उस खेत का मालिक किसान ट्रैक्टर चला रहा था। पुजारी को देखकर किसान ट्रैक्टर चलाता हुआ उसके पास आया। पुजारी ने उससे कहा, ईश्वर ने तुम्हें बहुत सुंदर खेत दिया है, तुम्हें उनका एहसानमंद होना चाहिए। किसान ने जवाब दिया, हाँ, ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छा खेत दिया है और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आपको इसे उस समय देखना चाहिए था जब सारा खेत ईश्वर ने अपने हाथों में रखा हुआ था। ज़्यादातर नाकामयाब लोग कोई बड़ा लॉटरी पाने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से उन्हें कामयाबी शायद ही कभी मिल पाती है। आम आदमी सुरक्षा तलाशता है, जबकि असाधारण लोग अक्सर अवसर तलाशते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान अपनी सफलताओं की कहानियां लगातार लिखता जाता है, जबकि दूसरे लोग तैयारी ही करते रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कोई इंसान एक के बाद दूसरी रुकावटों को पार करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जबकि दूसरे लोग संघर्ष ही करते रह जाते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते? अगर हम इन दोनों सवालों का जवाब हासिल कर लें तो हमारी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। सफलता क्या है? व्हाट इज सक्सेस? अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। अज्ञात। सफलता और असफलता के बारे में काफी शोध रिसर्च किया गया है। सफलता का राज सफल लोगों के जीवन के इतिहास को पढ़कर जाना जा सकता है। सफल लोग चाहे जिस दौर में पैदा हुए हों, चाहे जिस क्षेत्र में सक्रिय रहे हों, उनमें कुछ खासियत समान रूप से पाई जाती रही है। सफलता अपने निशान छोड़ जाती है। यदि हम सफल लोगों के गुणों को पहचान कर उन्हें अपना लें तो हम भी सफल हो जाएंगे। इसी तरह असफल लोगों में भी कुछ समानताएं होती हैं। यदि हम उनमें पाई जाने वाली कमियों को खुद से दूर रखें तो असफल नहीं होंगे। सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये केवल कुछ बुनियादी उसूलों को लगातार अमल में लाने का नतीजा होती है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। असफलता और कुछ नहीं बल्कि कुछ गलतियों को लगातार दोहराने का नतीजा होती है। ये बात आपको काफी सरल लगती होगी, लेकिन हकीकत यही है कि ज्यादातर सच बड़े सरल होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वे आसान होते हैं, लेकिन ये सच है कि वे सरल होते हैं। सदा मुस्कुराना और सबको प्यार करना, गुणी जनों का सम्मान पाना, बच्चों के दिल में रहना, सच्चे आलोचकों से स्वीकृति पाना, झूठे दोस्तों की दगाबाजी को सहना, खूबसूरती को सराहना, दूसरों में खुशियां तलाशना, किसी उम्मीद के बिना दूसरों के लिए खुद को अर्पित करना, उत्साह के साथ हंसना और खेलना और मस्ती भरे तराने गाना। इस बात का एहसास कि आपकी जिंदगी ने किसी एक व्यक्ति का जीवन आसान बनाया, यही सच्ची सफलता है। हम सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं? हाउ डू वी डिफाइन सक्सेस? किसी आदमी को कौन सी चीज कामयाब बनाती है? हमें सफलता का एहसास कैसे होता है? किसी के लिए सफलता का मतलब दौलत, दूसरे के लिए शोहरत, तीसरे के लिए सेहत, चौथे के लिए पारिवारिक खुशी, आत्मसंतुष्टि और मन की शांति हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सफलता एक निजी एहसास, सब्जेक्टिव फीलिंग है। अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब होता है। इस परिभाषा में सफलता की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से की गई है। मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। इसे कहा है अर्ल नाइटिंगेल ने। आइए इन परिभाषाओं को सावधानी पूर्वक देखें। निरंतर, प्रोग्रेसिव का अर्थ यह है कि सफलता लक्ष्य नहीं बल्कि एक सफर है। हम इस सफर में लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंचते। एक लक्ष्य पर पहुंचने के बाद हमारी सफर दूसरे लक्ष्य के लिए शुरू हो जाती है और यह सिलसिला जारी रहता है।
अनुभूति, रियलाइजेशन का मतलब है अनुभव करना। हमें सफलता का एहसास बाहरी चीजों की वजह से नहीं होता है, हम इसे अपने भीतर महसूस करते हैं। ये बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी चीज है। इसलिए कई बार कोई चीज बाहर से सफलता लग सकती है, पर वो हमें अंदर से बिल्कुल खोखली लगती है। सार्थकता, वर्थनेस का संबंध हमारे मूल्य प्रणाली से है। मूल्य रहित लक्ष्य सार्थक नहीं हो सकते। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, सकारात्मक लक्ष्य की दिशा में या नकारात्मक लक्ष्य की दिशा में, सार्थकता से हमारा सफर का स्तर यानी उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी तय होती है। इसी से हमारे सफर को एक अर्थ और हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। लक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनके कारण हमें अपनी दिशा का एहसास होता है। जो सफलता आत्मसंतुष्टि ना दे वो खोखली होती है। मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने की कुंजी क्या है, पर हर आदमी को खुश करने की कोशिश करना ही नाकामयाबी की कुंजी है। इसे कहा है बिल कॉस्बी ने। कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि हर इंसान आपको कबूल और पसंद करे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे मान्यता पाना मैं खुद नहीं चाहूंगा। मूर्खों की आलोचना को मैं घिनौने चरित्र के लोगों की तारीफ से बेहतर मानता हूँ। मैं सफलता को अच्छी किस्मत का नतीजा मानता हूँ, जो हमें प्रेरणा, आकांक्षा, हताशा और तैयारी की वजह से मिलती है। आमतौर पर कामयाबी के सफर का सिलसिला ऐसा ही होता है। सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ है। सफलता का मतलब यह है हम जो चाहे उसे पाले, और प्रसन्नता का मतलब यह है हम जो पाए उसे चाहें। सफलता का मतलब अपने अस्तित्व को कायम रखना भर नहीं है, इसका अर्थ उससे ज्यादा व्यापक है। सिर्फ जिंदगी ना गुजारो, जियो। डू मोर देन एग्जिट लाइव। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। डू मोर देन टच, फील। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। डू मोर, लुक, ऑब्जर्व। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। डू मोर देन रीड, ऑब्जर्व। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। डू मोर हियर, लिसन। सिर्फ ध्यान से ही ना सुनो, समझो। डू मोर देन लिसन, अंडरस्टैंड। इसे कहा है जॉन एच रोड्स ने। सफलता की राह में आने वाली कुछ बाधाएं, वास्तविक या काल्पनिक। सम ऑब्स्टिकल्स टू सक्सेस, रियल और इमेजिन्ड। अहंकार, ईगो। असफल, सफल होने का डर, आत्मसम्मान की कमी। फियर ऑफ फेल्यूर, सक्सेस, लैक ऑफ सेल्फ स्टीम। कोई योजना ना होना, नो प्लान। कोई निश्चित लक्ष्य ना होना, लैक ऑफ फॉर्मलाइज्ड गोल्स। जिंदगी के उतार चढ़ाव, लाइफ चेंजेस। टालमटोल की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन। पारिवारिक जिम्मेदारियां, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मसले, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इशू। एकाग्रता की कमी, भ्रमित हो जाना, लैक ऑफ फोकस, बीइंग मडल्ड। पैसे की लालच में दूर की ना सोचना, गिविंग अ विजन फॉर प्रॉमिस ऑफ मनी। सारा बोझ खुद उठाना, डूइंग टू मच एलोन। क्षमता से अधिक उलझ जाना, ओवर कमिटमेंट। जुड़ाव ना महसूस करना, लैक ऑफ कमिटमेंट। ट्रेनिंग की कमी, लैक ऑफ ट्रेनिंग। दृढ़ता की कमी, लैक ऑफ परसिस्टेंस। प्राथमिकताएं ना तय कर पाना, लैक ऑफ प्रायोरिटीज। जिताने वाली बढ़त, द विनिंग एज। जिताने वाली बढ़त हासिल करने के लिए हमें पूर्णता नहीं बल्कि उत्तमता, एक्सेलेंस हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। पूर्णता हासिल करने का सपना देखना दरअसल एक दिमागी खलल है, जबकि उत्तमता हासिल करने की कोशिश करना तरक्की की राह पर कदम बढ़ाना है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे और बेहतर ढंग से ना किया जा सके। हमें केवल थोड़ी सी बढ़त हासिल करने की जरूरत होती है। दौड़ में जीतने वाले घोड़े हारने वाले घोड़ों की तुलना में 5 या 10 गुनी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। क्या वे दूसरे घोड़ों से 5 या 10 गुना तेज दौड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। उसमें दूसरे घोड़ों से थोड़ी सी ज्यादा तेजी होती है, शायद नाक के बराबर ही अंतर होता है, लेकिन उसे 5 या 10 गुना बड़ा इनाम मिलता है। क्या ऐसा होना चाहिए? इसकी परवाह किसे है? इसका कोई मतलब नहीं है। खेल के नियम ही ऐसे हैं। खेल इसी तरह खेला जाता है। हमारी जिंदगी पर भी यही बात लागू होती है। सफल लोग असफल लोगों से 10 गुना तेज तर्रार नहीं होते। हो सकता है कि वे उनसे थोड़े ही बेहतर हों, पर उन्हें इतनी सी तेजी की वजह से ही 10 गुना बड़ा पुरस्कार मिलता है। हमें किसी एक क्षेत्र में 1000% बेहतर बनने की नहीं, बल्कि खुद को 1000 अलग अलग क्षेत्रों में 1% बेहतर बनने की जरूरत है। ऐसा करना बेहद आसान है, लेकिन जीत दिलाने वाली बढ़त भी यही है, संघर्ष, स्ट्रगल। इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें जीत इसलिए मिली कि वे अपनी असफलताओं से मायूस नहीं हुए, से कहा बीसी फोर्ब्स ने। हमारा इम्तहान लेने के लिए जिंदगी में कभी जीत की खुशियां आती है तो कभी गम मिलते हैं। ये हम पर निर्भर है कि उनका सामना कैसे करें।
जीत कोशिश किए बिना नहीं मिलती। जीव विज्ञान बायोलॉजी के एक अध्यापक अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे कि सूढ़ी कैटरपिलर तितली से कैसे बदल जाती है। उन्होंने छात्रों को बताया कि कुछ ही घंटों में तितली अपनी खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने छात्रों को आगाह किया कि वे खोल से बाहर निकलने में तितली की मदद ना करें। इतना कहकर वो कक्षा से बाहर चले गए। छात्र इंतजार करते रहे। तितली खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। छात्र को उस पर दया आ गई। अपने अध्यापक की सलाह ना मानकर उसने खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली को बाहर निकलने के लिए और मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन वह थोड़ी ही देर में मर गई। वापस लौटने पर शिक्षक को सारी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने छात्रों को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी की वजह से उसके पंखों को मजबूती और शक्ति मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। तितली की मदद करके छात्र ने उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि वह मर गई। अपने जिंदगी पर भी यही उसूल लागू कीजिए। जिंदगी में कोई भी कीमती चीज संघर्ष के बिना नहीं मिलती। माँ बाप अपने बच्चों को शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष करने का मौका नहीं देते। इस तरह वे जिन्हें सबसे अधिक चाहते हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। बाधाओं को दूर करना, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ने वाले लोग उन लोगों की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं जिन्होंने कभी उनका सामना ही नहीं किया। हम सभी को कभी न कभी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। उनकी वजह से कई बार हम मायूस हो जाते हैं। निराशाओं का सामना सबको करना पड़ता है, पर जीतने वाले हताश नहीं होते। ऐसे हालात का जवाब दृढ़ता ही है। एक अंग्रेजी कहावत है, शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं बन पाते। बाद में आसान लगने वाली सारी चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं। हम अपनी समस्याओं से मुंह नहीं चुरा सकते। केवल हारने वाले ही कोशिश छोड़कर मैदान से हट जाते हैं। अधिकतर लोग ठीक उस समय हार मान बैठ लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। विजय रेखा बस एक कदम की दूरी पर होती है, तभी वे कोशिश बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान से अंतिम मिनट में हट जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान उनसे केवल 1 फुट के फासले पर होता है। इसे कहा है एच रॉस पैरेट ने। हम सफलता को कैसे मापते हैं? हाउ डू वी मेजर सक्सेस? असली सफलता किसी काम को अच्छी तरह करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के एहसास से मापी जाती है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में कौन सा ओहदा हासिल किया है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हमने वो मुकाम कितनी रुकावटों को दूर करके हासिल किया है। सफलता इस बात से भी नहीं मापी जाती कि हम जिंदगी में दूसरे लोगों की तुलना में कैसी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम अपनी क्षमताओं की तुलना में कितनी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सफल लोग अपने मुकाबले कंपटीशन करते हैं। वे खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं और उसमें लगातार सुधार लाते हैं। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितनी बार गिर कर उठे हैं। सफलता का आकलन, मेजरमेंट गिर कर उठने की इस क्षमता में ही किया जाता है। सफलता की हर कहानी महान असफलताओं की भी कहानी है। एवरी सक्सेस स्टोरी इज आल्सो ए स्टोरी ऑफ ग्रेट फेल्यूर। असफलता सफलता हासिल करने का राजमार्ग, हाईवे है। आईबीएम के टॉम वाटसन, सीनियर टॉम वाटसन का कहना है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता की दर दूनी कर दीजिए। अगर हम इतिहास पढ़े तो पाएंगे कि सफलता की हर कहानी के साथ महान असफलताएं भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन लोग उन असफलताओं पर ध्यान नहीं देते। वे केवल नतीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि उस आदमी ने क्या किस्मत पाई है, वह सही वक्त पर सही जगह पर रहा होगा। एक आदमी की जिंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। वह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया। 22 साल की उम्र में वो एक चुनाव हार गया। 24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर असफलता मिली। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई। 27 साल की उम्र में उसका मानसिक संतुलन, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 34 साल की उम्र में वो कांग्रेस का चुनाव हार गया। 45 साल की आयु में उसे सीनेट के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 47 साल की उम्र में वो उपराष्ट्रपति बनने में असफल रहा। 49 साल की आयु में उसे सीनेट के एक और चुनाव में नाकामयाबी मिली और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। वह आदमी अब्राहम लिंकन था। क्या आप लिंकन को असफल मानेंगे या शर्म से झुकाकर मैदान से हट सकते थे?
और अपनी वकालत फिर शुरू कर सकते थे। लेकिन लिंकन ने हार केवल एक भटकाव थी, सफर का अंत नहीं। ट्रायड ट्यूब के आविष्कारक ली डे फॉरेस्ट पर सन 1913 में जिला अटार्नी ने यह इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दायर किया कि उन्होंने धोखाधड़ी की है। जिला अटार्नी का कहना था कि उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर खरीदवाने के लिए लोगों को यह कहकर गुमराह किया कि वो इंसान की आवाज़ अटलांटिक के पार तक पहुंचा सकते हैं। उन्हें सरेआम अपमानित किया गया, लेकिन हम सोच सकते हैं कि उन्होंने वो आविष्कार ना किया होता तो आज हम कहाँ होते। 10 दिसंबर 1903 को न्यूयॉर्क टाइम के संपादकीय में राइट ब्रदर्स की सोच पर सवालिया निशान लगाया गया, जो उड़ सकने वाली हवा से भी हल्की मशीन का आविष्कार करने की कोशिश कर रहे थे। इसके एक हफ्ते बाद ही किट्टी हॉक में राइट बंधुओं ने अपने मशहूर उड़ान भरी। 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स के पास पूंजी के नाम पर एक पुरानी कार और सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी स्कीम से मिला $100 का चेक ही था। उन्होंने महसूस किया कि अपनी हालत बेहतर बनाने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्हें अपने माँ का फ्राइड चिकन बनाने का नुस्खा याद आया और वह उसे बेचने के लिए निकल पड़े। क्या हम जानते हैं कि पहला ऑर्डर हासिल होने से पहले उन्हें कितने दरवाजों को खटखटाना पड़ा? एक अंदाजे के मुताबिक पहला ऑर्डर हासिल होने से पहले उन्होंने हजारों दरवाजे खटखटाए। हम में से ज़्यादातर लोग 3, 4, 10, अधिक से अधिक 100 बार कोशिश करके हार मान लेते हैं और उसके बाद कहते हैं हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वाल्ट डिज्नी जब युवक थे तो कई अखबारों के संपादकों ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि उनमें प्रतिभा है ही नहीं। एक दिन एक चर्च के पादरी ने उन्हें कुछ कार्टून बनाने का काम दिया। डिज्नी चर्च में जिस शेड के नीचे काम कर रहे थे वहां चूहे उधम मचा रहे थे। एक चूहे को देखकर उनके मन में एक कार्टून बनाने का ख्याल आया और वहीं से मिक्की माउस का जन्म हुआ। सफल लोग महान काम नहीं करते, वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। एक दिन ऊंचा सुनने वाला एक 4 साल का लड़का स्कूल से घर लौटा तो उसकी जेब में उसके शिक्षक का एक नोट रखा था जिस पर लिखा था आपका टॉमी इतना मंदबुद्धि का है कि वो कुछ नहीं सीख सकता, उसे स्कूल से बाहर निकाल लीजिए। उसकी माँ ने वो नोट पढ़कर जवाब दिया मेरा टॉमी इतना मंदबुद्धि नहीं है कि कुछ सीख ना सके, मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और वही टॉमी एक दिन बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बना। वह स्कूल में केवल 3 महीने पढ़ सके थे। हेनरी फोर्ड ने जो पहली कार बनाई उसमें वो रिवर्स गियर डालना ही भूल गए थे। क्या हम इन लोगों को असफल मानेंगे? वे समस्याएं ना होने की वजह से नहीं बल्कि समस्याओं के बावजूद कामयाब हुए। लेकिन नकारात्मक सोच वाले लोगों को लगता है ऐसे लोगों को कामयाबी केवल तकदीर की वजह से मिली। सफलता की सारी कहानियों के साथ महान असफलताओं की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। फर्क केवल इतना था कि हर असफलता के बाद वे जोश के साथ फिर उठ खड़े हुए। इसे पीछे धकेलने वाला नहीं बल्कि आगे बढ़ाने वाली नाकामयाबी कहते हैं। हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, हम अपनी असफलताओं से सबक लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सन 1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री जल गई। उस समय उनकी उम्र 67 साल थी। एडिसन जवान नहीं रह गए थे और फैक्ट्री का बीमा बहुत थोड़े पैसों का था। इसके बावजूद अपनी जिंदगी भर की मेहनत को धुआं बनकर उड़ते हुए देखकर उन्होंने कहा यह बर्बादी बहुत कीमती है, हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो गई। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें नई शुरुआत करने का मौका दिया। उस तबाही के 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। क्या शानदार नजरिया है। आगे सफल लोगों की असफलताओं के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बनाने से पहले लगभग 10,000 बार असफल हुए। हेनरी फोर्ड 40 साल की उम्र में दिवालिया हो गए थे। ली इयाकोका को 54 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड द्वितीय ने नौकरी से निकाल दिया था। बीथोवन जब युवा थे तो उनसे कहा गया उनमें संगीत की प्रतिभा नहीं है, लेकिन उन्होंने संसार को संगीत की कुछ उत्तम रचनाएं दी। हमें रास्ते में ठोकरें जरूर लगेंगी, लेकिन वो हमारे लिए प्रेरणा भी बन सकती हैं और हमें विनम्रता का पाठ पढ़ा सकती हैं। इससे हम मुसीबत की घड़ी में अपने अंदर बाधाओं को दूर करने की शक्ति, ड्राइविंग फोर्स और विश्वास का अनुभव करेंगे। हर ठोकर लगने के बाद खुद से पूछे कि हमने इस तजर्बे से क्या सीखा, तभी हम रास्ते के रोड़े को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हारे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है तो सचमुच नहीं है।
अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते, तो निश्चित है कि आप नहीं जीतेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हार जाएंगे, तो आप हार चुके हैं, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। यह सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि पिछड़ गए हैं, तो आप पिछड़ गए हैं। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची करनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने प्रति विश्वास लाना होगा। जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही आदमी है जिसे यकीन है कि वो जीतेगा। सबसे बड़ा तोहफा, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। दुनिया के सभी प्राणियों में मनुष्य शारीरिक रूप से सबसे कमजोर है। आदमी चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकता, तेंदुए से तेज दौड़ नहीं सकता, एलिगेटर की तरह तैर नहीं सकता और बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। आदमी की आंख चील की तरह तेज नहीं होती, ना ही उसके पंजे और दांत जंगली बिल्ली की तरह मजबूत होते हैं। जिस्मानी तौर पर आदमी बेहद लाचार और असुरक्षित होता है। ये एक छोटे से कीड़े के काटने से मर सकता है, लेकिन कुदरत समझदार और दयालु है। उसने इंसान को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है वह सोचने की क्षमता। इंसान अपना माहौल खुद बना सकता है, जबकि जानवरों को माहौल के मुताबिक ढलना पड़ता है। दुख की बात है कि कुदरत के इस सबसे बड़े तोहफे का पूरा इस्तेमाल बहुत कम लोग कर पाते हैं। असफल लोग दो तरह के होते हैं, वे जो करते तो हैं लेकिन सोचते नहीं। दूसरे वे जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं। सोचने की क्षमता के इस्तेमाल किए बिना जिंदगी गुजारना वैसा ही है जैसे कि बिना निशाना लगाए गोली दागना। जिंदगी उस रेस्तरां, कैफेटेरिया की तरह है जहां हमको खुद सर्विस करनी पड़ती है। वहां हम अपनी ट्रे उठाते हैं, खाना चुनते हैं और उसका भुगतान करते हैं। अगर हम कीमत चुकाने को तैयार हैं तो वहां से कोई भी चीज ले सकते हैं। अगर हम कैफेटेरिया में किसी के आकर खाना परोसने का इंतजार करेंगे तो इंतजार ही करते रह जाएंगे। जिंदगी भी वैसे ही है, हम चुनाव करते हैं और फिर कामयाब होने के लिए कीमत चुकाते हैं। जिंदगी चुनाव और समझौतों से भरी पड़ी है। लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस एंड कॉम्प्रोमाइजेस। भाग्य केवल संयोग पर निर्भर नहीं होता, बल्कि हम उसे अपने लिए चुनते हैं। वो इंतजार करने की नहीं बल्कि हासिल करने की चीज है। इसे कहा विलियम जेनिंग्स ब्रायन ने। यहाँ दोनों बातें एक दूसरे का विरोध करती हैं। अगर जिंदगी चुनावों से भरी है तो समझौतों का सवाल कहाँ उठता है? यकीनन समझौता भी एक चुनाव है। आइए इस पर विचार करें। जिंदगी चुनावों से कैसे भरी है? हाउ इज लाइफ फुल ऑफ चॉइसेस। जब हम अधिक खाना खाते हैं तो अपना वजन बढ़ाने का चुनाव खुद करते हैं। जब हम अधिक शराब पीते हैं तो दूसरे दिन सिर में दर्द पा लेने का चुनाव हमारा अपना होता है। अगर हम शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना में खुद को या किसी और को मार लेने का खतरा खुद चुनते हैं। जब हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इस बात का चुनाव खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करें। जब हम दूसरों की परवाह नहीं करते तो वह चुनाव हम खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारी परवाह ना करें। हर चुनाव का एक नतीजा भी होता है। हम चुनाव करने के लिए तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद वो चुनाव हमें नियंत्रित करने लगता है। दूसरों से कुछ अलग बनने के लिए हम सबके पास बराबर का मौका होता है। जिंदगी की तुलना गीली मिट्टी से की जा सकती है। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को मनचाही शक्ल में ढाल सकता है, उसी तरह हम भी अपनी जिंदगी को मनचाहा रूप दे सकते हैं। जिंदगी समझौतों से कैसे भरी है? हाउ इज लाइफ फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। जिंदगी केवल मौज मस्ती का नाम नहीं है, इसमें दुख और निराशा का भी सामना करना पड़ता है। जिंदगी में ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं होता है। कई बार हर चीज उलट पुलट हो जाती है। अच्छे लोगों के साथ भी बुरी घटनाएं घट जाती हैं। कुछ चीजें हमारे काबू से बाहर होती हैं, जैसे कि अपाहिज होना या शरीर में कोई जन्मजात दोष होना। हम अपने माँ बाप या पैदा होने के वक्त के हालात को तो नहीं चुन सकते। अगर तकदीर ने हमारे साथ नाइंसाफी की है तो मुझे अफसोस है, लेकिन ऐसा हो ही गया है तो अब हम क्या करेंगे? चीखेंगे, चिल्लाएंगे या तकदीर की चुनौती को मंजूर करते हुए आगे बढ़ेंगे? ये चुनाव हमको करना है। किसी साफ दिन में हमको झील में सैकड़ों नावें तैरती दिखाई देंगी। हर नाव अलग अलग दिशा में जा रही होती है। हवा के एक ही दिशा में बहने के बावजूद नावें अलग अलग दिशाओं में जा रही होती हैं। क्यों? इसलिए कि उनमें पाल सामियाना को उसी ढंग से लगाया जाता है और इसका फैसला नाविक करता है। यही बात हमारे जिंदगी पर भी लागू होती है। हम हवा के बहाव की दिशा तो नहीं चुन सकते, पर पाल लगाने का ढंग चुन सकते हैं। सेहत, खुशी और सफलता हर आदमी के जूझने की क्षमता पर निर्भर होती है।
बड़ी बात यह नहीं है कि हमारी जिंदगी में क्या घटित होता है, बल्कि यह है कि जो घटित होता है हम उसका सामना कैसे करते हैं। इसे कहा है जॉर्ज एलन ने। अपने हालात को चुनना तो हमेशा हमारे बस में नहीं होता, लेकिन अपना नजरिया हम हमेशा चुन सकते हैं। यह हमारा अपना चुनाव होता है कि विजेता की तरह व्यवहार करें या पराजित की तरह। हमारी किस्मत हमारे मुकाम से नहीं बल्कि मिजाज से तय होती है। इंद्र इंद्रधनुष के बनने के लिए बारिश और धूप दोनों की जरूरत होती है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। इसमें सुख है तो दुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, और उजाला है तो अंधेरा भी है। जब हम मुसीबत का सामना सही तरीके से करते हैं तो और मजबूत बन जाते हैं। हम अपनी जिंदगी की सभी घटनाओं पर तो नियंत्रण नहीं कर सकते, पर उनसे निपटने के तरीके पर हमारा नियंत्रण होता है। रिचर्ड ब्लेसनिडेन सेंट लुइस विश्व मेले में भारतीय चाय का प्रचार करना चाहते थे। वहाँ काफ़ी गर्मी थी, इसलिए उनकी चाय कोई नहीं पीना चाहता था। उसी बीच उन्होंने देखा कि ठंडे ड्रिंक्स की खूब बिक्री हो रही है। उनके मन में ख्याल आया, क्यों ना अपनी चाय में चीनी मिलाकर उसे ठंडे ड्रिंक के रूप में बेचे। उन्होंने ऐसा ही किया और लोगों ने उनके ड्रिंक को खूब पसंद किया। दुनिया में ठंडी चाय आइस टी का चलन वहीं से शुरू हुआ। आदमी कोई बाजफल नहीं है जिसके पास कोई विकल्प चॉइस नहीं होता। बांझफल खुद ये तय नहीं कर सकता कि वह विशाल वृक्ष बन जाए या गिलहरियों का भोजन बने, लेकिन मनुष्य चुनाव कर सकता है। अगर हमारे पास नींबू हो तो हम उसे आंख में डालकर चीख चिल्ला सकते हैं और उसकी शिकंजी बनाकर पी सकते हैं। अगर हालात बिगड़ जाएं, कभी न कभी ऐसा होता ही है, तो हम पर निर्भर होता है कि उनका सामना जिम्मेदारी से करें या सीखते हुए करें। इंसान को कामयाब बनाने वाली खूबियां, क्वालिटी दैट मेक ए पर्सन सक्सेसफुल। पहला, इच्छा, डिजायर्स। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। नेपोलियन हिल ने लिखा है, इंसान का दिमाग जिन चीज़ों को सोच सकता है या जिन चीज़ों पर यकीन कर सकता है उन्हें हासिल भी कर सकता है। एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उससे दूसरे दिन सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। दूसरे दिन युवक सुकरात से मिलने नदी के किनारे पहुंचा तो उन्होंने उसे नदी की ओर चलने के लिए कहा। जब पानी उनकी गर्दन तक पहुंच गया तो सुकरात ने अचानक युवक का सिर पानी में डुबो दिया। युवक पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, पर सुकरात काफी मजबूत थे। उन्होंने युवक को पानी में डुबोया। तब सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाला। सिर पानी से बाहर निकलते ही युवक ने सबसे पहले हवा में एक गहरी सांस ली। सुकरात ने युवक से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी? युवक ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात ने कहा, सफलता का यही रहस्य है। जब तुम्हें सफलता हासिल करने की वैसी ही तीव्र इच्छा होगी जैसे कि पानी के अंदर हवा के लिए हो रही थी, तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी। गहरी इच्छा हर उपलब्धि की शुरुआती बिंदु होती है। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमजोर इच्छा बड़े नतीजे नहीं दे सकती। दूसरा, वचनबद्धता, कमिटमेंट। सिर्फ सफल होने की कोशिश ना करें, बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश कीजिए, से कहा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वचनबद्धता की इमारत ईमानदारी और समझदारी के खंभों पर टिकी होती है। इस बात को उस मैनेजर ने बहुत अच्छी तरह जाहिर किया था जिसने अपने स्टाफ के सदस्यों से कहा, ईमानदारी का मतलब यह है कि पैसे का नुकसान होने पर भी अपना वचन निभाएं, और बुद्धिमत्ता करती है ऐसे बेवकूफ़ी भरे वादे ना करें। समृद्धि और सफलता हमारे विचारों और फैसलों का नतीजा होती है। हमारे जीवन को कैसे विचार प्रभावित करेंगे, इसका फैसला हमें ही करना है। सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, यह हमारे नजरिए का नतीजा होती है। जीत के लिए वचनबद्धता जरूरी है। प्लेइंग टू विन रिक्वायर्स कमिटमेंट। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तब पूरे उत्साह और वचनबद्धता के साथ खेलते हैं, लेकिन जब हम ना हारने के लिए खेलते हैं तब हमारे खेल में कमजोरी होती है। जब हम हार से बचने के लिए खेलते हैं तो दरअसल हम नाकामयाबी को टालने के लिए खेलते हैं। हम सभी जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत की तैयारी की कीमत चुकाने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। विजेता जीतने के लिए वचनबद्ध होते हैं और खुद को उसी मुताबिक ढाल लेते हैं। जीत के लिए खेलने के पीछे कोई प्रेरणा, इंस्पिरेशन होती है, जबकि हार से बचने के लिए खेलने के कारण हताशा, डिस्परेशन होती है। हमें आदर्श परिस्थितियां कभी नहीं मिलती,
वैसी परिस्थितियां कभी बनेंगी भी नहीं। आप लक्ष्य तक ना तो किनारे खड़े रहकर पहुंच सकते हैं और न ही धारा के साथ बहकर। आपको कभी हवा के साथ तो कभी हवा के विपरीत नाव खेनी होगी, लेकिन उसे लगातार खेते रहना होगा। कभी किसी कोच या खिलाड़ी से पूछिए कि सबसे अच्छी और सबसे घटिया टीम के बीच कितना फर्क होता है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, प्रतिभा और योग्यता में बहुत मामूली फर्क होता है। उनके बीच सबसे बड़ा अंतर भावनात्मक स्तर पर होता है। जीतने वाली टीम में समर्पण की भावना होती है, वो अतिरिक्त प्रयास करती है, उसमें जीतने की प्रबल इच्छा होती है। एक विजेता के लिए मुकाबला जितना कड़ा होता है, प्रोत्साहन उतना ही बढ़ जाता है, प्रेरणा और प्रबल हो जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, जीत का आनंद बढ़ जाता है। नई चुनौतियां नई संभावनाओं को जन्म देती है। अधिकतर खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब किया जब परिस्थितियां उनके हक में नहीं थी। यही ये समय है जब वे अपनी छिपी हुई शक्ति को खींचकर बाहर लाते हैं। जब मैं थक जाता और थक कर रुक जाना चाहता, तो मुझे उत्सुकता होती थी कि मेरे प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा। जब मैं सोच में देखता कि वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है, तो मैं और मेहनत करता, और जब मैं देखता कि वो थक कर आराम कर रहा है, तो मैं और भी कड़ी मेहनत करने लगता। डॉन गैबल, ओलंपिक में कुश्ती के स्वर्ण विजेता। सफलता का मतलब उपलब्धि नहीं, बल्कि उपलब्धि हासिल करने का एहसास है। कुछ लोग कभी कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है। वे जहां हैं वहां पर रुकना भी नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पिछड़ जाने का डर होता है। खतरा दोनों तरफ रहता है। समुद्र में चलने वाले जहाजों पर तूफान में फंसने का खतरा मंडराता है, लेकिन वे बंदरगाह पर ही खड़े रहे तो उनमें जंग लग जाएगा। और उन्हें इसलिए तो बनाया नहीं जाता कि खड़े खड़े उनमें जंग लग जाए। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में ये फर्क होता है कि हार से बचने के लिए खेलने वाले में ना तो जीतने का संकल्प होता है और ना ही खतरा उठाने की चाह। जीत के लिए खेलने वाले दबावों के बीच और निखरते हैं, जबकि हार से बचने के लिए खेलने वालों को मालूम ही नहीं होता कि सफलता कैसे हासिल की जाए। जीत के लिए खेलने वाले लोग जितना बड़ा मुकाबला होगा उतनी ज़्यादा तैयारी करते हैं, और जो लोग ना हारने के लिए खेलते हैं वे कड़े मुकाबले में अपनी स्वाभाविक क्षमता खो बैठते हैं। वे जीतने की कोशिश पर ध्यान लगाने के बजाय हार से डर कर अपना जोश गंवा बैठते हैं। हारने वाले सुरक्षा चाहते हैं, जबकि जीतने वाले अवसर तलाशते हैं। हारने वालों को मौत से अधिक जिंदगी से डर लगता है। हमें याद रखना चाहिए कि असफल हो जाना कोई अपराध नहीं है, पर कोशिश ना करना यकीनन अपराध है। किसी व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी उसके बेहतर काम करने की कमिटमेंट पर निर्भर करती है, फिर चाहे उसका कार्यक्षेत्र कोई भी हो। इसे कहा है विंस लॉम्बार्डी ने। प्रतिबद्धता दृढ़ विश्वास से बढ़ता है। कन्विक्शन लीड्स टू कमिटमेंट। चाहत और दृढ़ विश्वास में बहुत फर्क है। हमारी चाहतें तो बदली जा सकती हैं, लेकिन दृढ़ता और विश्वास अटल है। दबाव पड़ने पर चाहत बदल जाती है, लेकिन इंसान का दृढ़ विश्वास और मजबूत हो जाता है। इसलिए इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए ताकि वह सार्थक चीजों में ही मजबूती से विश्वास करे, क्योंकि प्रतिबद्धता से ही बढ़ता है। तीसरा, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा भी बन जाती है तो उससे संतोष और खुशी मिलती है। इसे कहा है जॉर्ज ग्रिटर ने। चरित्रवान लोग जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं, वे फैसले लेते हैं और अपनी तकदीर खुद संवारते हैं। जिम्मेदारी कबूल करने पर खतरा उठाना पड़ता है, जवाबदेह होने पड़ता है। कई बार इससे दिक्कतें महसूस होती हैं। ज्यादातर लोग बिना कोई जिम्मेदारी लिए अपनी आरामगाह में हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना पसंद करते हैं। वे कुछ कर गुजरने के बजाय जिंदगी इस इंतजार में बिताते हैं कि कुछ होगा। जिम्मेदारियां कबूल करने का मतलब बेवकूफ़ी भरे नहीं, बल्कि नपे तुले खतरे उठाना है। इसका मतलब कोई सही फैसले लेने या सही कार्रवाई करने से पहले मसले से जुड़े सारे अच्छे बुरे पहलुओं को नाप तौल लेना है। जिम्मेदार लोग वो नहीं सोचते कि उनके जीने की सहूलतें मुहैया कराना दुनिया का काम है। आप बचत को नज़रअंदाज करके खुशहाल नहीं हो सकते। आप मजबूत को कमज़ोर करके कमज़ोर को मजबूत नहीं बना सकते। आप अमीरों को गरीब बनाकर गरीबों को अमीर नहीं बना सकते। आप रोजगार देने वाले को नुकसान पहुंचाकर रोजगार लेने वाले की मदद नहीं कर सकते। आप इंसान की आज़ादी छीनकर चरित्र और हिम्मत नहीं बढ़ा सकते। आप आपसी द्वेष, क्लास हार्टेड को बढ़ावा देकर भाईचारा नहीं बढ़ा सकते। आप अपनी चादर से बाहर पैर पसारने के बाद अपनी मुश्किलों से नहीं बच सकते। आप
उन कामों को करके जो लोग खुद कर सकते हैं और जो उन्हें करना ही चाहिए, आप उनकी परमानेंट मदद नहीं कर सकते। इसे कहा है अब्राहम लिंकन ने। अगर हम किसी बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ रहे हों या कोई लड़ाई लड़ रहे हों, केवल एक गलती की वजह से हमारी जान जा सकती है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए गलती से ज़्यादा अहम गलती के बारे में हमारा बर्ताव होता है। जिम्मेदार लोग अपनी गलतियों को कबूल करते हैं और उनसे सीखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी गलतियों से कभी सीख नहीं लेते। हम अपनी गलतियों के बारे में तीन तरह का नजरिया अपना सकते हैं। पहला, उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं। दूसरा, उनसे इनकार कर सकते हैं। तीसरा, उन्हें स्वीकार करके फिर कभी ना दोहराने की सीख ले सकते हैं। तीसरे विकल्प को अपनाने के लिए हिम्मत चाहिए। इसको अपनाने से के खतरे तो हैं, पर यह लाभदायक भी है। इसके बजाय अगर हम अपनी गलतियों को पैरवी शुरू कर देते हैं, तो दरअसल हम उन पर काबू पाने के बजाय उन्हें अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लेते हैं। जब हालात बिगड़ जाते हैं, तो नकारात्मक लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। एक कंपनी का प्रेसिडेंट रिटायर हो रहा था। विदाई की पार्टी के बाद उसने कंपनी के नए प्रेसिडेंट को 2 लिफाफे देते हुए कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई समस्या आए जाए जिसे तुम खुद हल ना कर पाओ, तो पहला लिफाफा खोल लेना। इसी तरह की समस्या फिर आने पर दूसरा लिफाफा खोल लेना। कुछ साल बाद नए प्रेसिडेंट के सामने एक बड़ी समस्या आई। उसने सुरक्षित रास्ता अपनाते हुए पिछले प्रेसिडेंट का दिया पहला लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, सारा दोष पिछले वाले प्रेसिडेंट पर डाल दो। उसके कुछ साल बाद एक और समस्या आई, तो नए प्रेसिडेंट ने दूसरा लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, आने वाले लिफाफ प्रेसिडेंट के लिए 2 लिफाफे तैयार रखो। चौथा, कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। भाग्य, मैं भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने इस पर कभी भरोसा नहीं किया, और जो लोग इस पर एतबार करते हैं, मुझे उनसे डर लगता है। मेरे लिए भाग्य का मतलब है कड़ी मेहनत और अवसर की पहचान। इसे कहा है लुसिल बॉल ने। सफलता इत्तेफाक से मिलने वाली चीज नहीं है। इसे पाने के लिए काफी तैयारी और चरित्र की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग जीतना तो चाहते हैं, लेकिन जीत हासिल करने के लिए मेहनत और वक्त नहीं लगाना चाहते। सफलता पाने के लिए त्याग और आत्मानुशासन की जरूरत होती है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, भाग आप पर उतना ही मेहरबान होगा। दुनिया काम करने की चाह रखने वालों से भरी पड़ी है। कुछ लोग काम करना चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं ऐसे लोग काम करते रहें। मैं आधे दिन काम करना चाहता हूं। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि ये पहले 12 घंटे के हैं या बाद के 12 घंटे के। इसे कहा है कैमेंस विल्सन, सीईओ, हॉलिडे इन। जिस तरह किसी आदमी के शब्दकोश के पास बैठे रहने से शब्दों के हिज्जे नहीं आ जाते, उसी तरह कड़ी मेहनत किए बिना किसी काम करने की क्षमता नहीं आती। पेशेवर लोग किसी काम को बड़ी आसानी से इसलिए कर लेते हैं कि वे अपने काम की बुनियादी बातों में महारत हासिल कर चुके होते हैं। अगर लोगों को ये पता चल जाता है कि इस कुशलता को प्राप्त करने में मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ी है, तो उन्हें मेरा काम बिल्कुल भी आश्चर्यजनक ना लगता। से कहा है माइक्रो एंजेलो ने। एक आदमी अपने काम में अपनी शक्ति और योग्यता का केवल 25% ही इस्तेमाल करता है। दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो अपना 50% योग्यता तक का इस्तेमाल करते हैं, और उन गिने चुने लोगों को सिर आंखों पर बिठाती है जो अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल करते हैं। इसे कहा है एंड्रयू कार्नेगी ने। सफल लोग ये नहीं पूछते कितना काम करना है, बल्कि वे ये पूछते हैं कितना ज्यादा काम करना है। वे ये पूछते हैं कितने घंटे काम करना है, ये नहीं पूछते कितने कम समय तक काम करना है। अच्छे संगीतकार रोज घंटों तक रियाज करते हैं। जीतने वालों को अपनी कामयाबी कोई बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने उसके लिए लंबे समय तक कड़ी मेहनत की होती है। हम जिन चीजों का आनंद उठाते हैं, वह किसी ना किसी की कड़ी मेहनत का नतीजा होती है। कुछ काम आंखों को दिखाई पड़ते हैं और कुछ दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन महत्वपूर्ण दोनों तरह के काम होते हैं। इसलिए अपना काम करके गर्व महसूस कीजिए, और जब भी मौका मिले दूसरों की कड़ी मेहनत को तवज्जो और इज्जत देकर सराहिए। अपने काम को सलीके और कड़ी मेहनत के साथ कीजिए। नतीजे के तौर पर हमें अपनी योजना को पूरा करने में सफलता हासिल होगी और आत्मसंतुष्टि मिलेगी। कभी कभी दूसरे लोग हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन उसे बोनस मानिए, क्योंकि असली संतुष्टि तो मनुष्य को अपने अंदर महसूस होती है। कुछ लोग नौकरी मिलते ही काम करना बंद कर देते हैं। रोजगार ढूंढने वालों की गिनती बेशक बढ़ रही है, पर आज भी काम करने वाले अच्छे लोगों का मिलना मुश्किल है।
कई लोग निकम्मेपन और फुर्सत में फर्क महसूस नहीं करते। निकम्मेपन में वक्त गुजारने का मतलब समय की बर्बादी या चोरी है, जबकि फुर्सत का वक्त आदमी मेहनत करके हासिल करता है। फुर्सत का वक्त बिताने के बाद हम जोश और ताजगी महसूस करते हैं। दूसरी ओर निकम्मापन हमारी ऊर्जा को निचोड़ लेता है। टाल मटोल करते हुए वक्त बिताना निकम्मापन ही है। उत्तमता भाग्य से हासिल नहीं होती, ये कड़ी मेहनत और अभ्यास का नतीजा होती है। कड़ी मेहनत और अभ्यास से मनुष्य हर काम को बेहतर ढंग से कर सकता है। किसी सार्थक काम के लिए कड़ी मेहनत करने का मौका मुहैया कराकर जिंदगी हमें सबसे बड़ा इनाम देती है। इसे कहा है थियोडोर रूजवेल्ट ने। कड़ी मेहनत अपने आप में यात्रा की शुरुआत भी है और अंत भी। इंसान जितनी कड़ी मेहनत करता है, खुद को उतना ही बेहतर महसूस करता है। अच्छे से अच्छे विचारों पर भी अगर अमल ना किया जाए तो वे बेअसर हो जाएंगे। इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत के बिना महान प्रतिभाएं भी व्यर्थ हो जाती हैं। हमें कुदरत से सबक लेना चाहिए। बत्तख पानी के अंदर लगातार पांव चलाती रहती है, पर ऊपर से शांत और कोमल दिखाई देती है। महान वायलिन वादक, वायलिन प्लेयर फ्रिट्जर क्लिस्टर एक संगीत समारोह में वायलिन बजा रहे थे। उन्होंने वायलिन बजाना बंद किया तो एक आदमी ने स्टेज पर आकर पूछा, आपके जैसा वायलिन बजाने में मैं पूरी जिंदगी लगा सकता हूँ। क्रिस्लर ने जवाब दिया, मैं तो लगा चुका हूँ। सफलता पाने के लिए सफलता पाने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती। वास्तविक जीवन में कामयाबी काम करने वालों को मिलती है, ना कि दर्शकों को। दुलत्ती मारने वाला घोड़ा गाड़ी नहीं खींच सकता और गाड़ी खींचने वाला घोड़ा दुलत्ती नहीं मार सकता। आइए हम दुलत्ती मारना बंद करके गाड़ी खींचें। कड़ी मेहनत के बिना कामयाबी मिलना नामुमकिन है। कुदरत ने चिड़ियों के लिए खाने का इंतजाम तो कर रखा है, पर वो उसे उनके घोंसले में नहीं रख जाती। उन्हें उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए मिल्टन रोज सुबह 4 बजे उठ जाते थे। नो वेस्टर को वेक्स्टर्स डिक्शनरी तैयार करने में 36 साल लग गए। छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल करने के लिए भी हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन छोटी से छोटी उपलब्धि भी बड़ी बड़ी बातों से बेहतर होती है। पांचवा, चरित्र कैरेक्टर। किसी आदमी का चरित्र उसके नैतिक मूल्यों, विश्वासों और व्यक्तित्व से मिलकर बना होता है। इसकी झलक हमारे व्यवहार और कार्यों में दिखाई देती है। हमें दुनिया में सबसे कीमती रत्न से भी ज्यादा हिफाजत अपने चरित्र की करनी चाहिए। विजेता बनने के लिए चरित्र आवश्यक है। जॉर्ज वाशिंगटन का कहना था, मुझे उम्मीद है कि मेरे पास उस चीज को कायम रखने लायक दृढ़ता और सद्गुण हमेशा बने रहेंगे जिसे मैं सभी उपाधियों में अधिक मानता हूँ, और वो चीज है एक ईमानदार आदमी का चरित्र। इतिहास का रुख चुनावों और लोगों की राय से नहीं, बल्कि नेता के चरित्र से तय होता है। ईमानदारी के क्षेत्र में घालमेल की गुंजाइश नहीं होती। सफलता की राह में कई बाधाएं होती हैं। इनसे बचने के लिए चरित्र और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर लोग सफलता को तो पसंद करते हैं, लेकिन सफल लोगों से नफरत करते हैं। जब भी कोई आदमी सामान्य स्तर से ऊपर उठता है तो उसकी टांग खींचने के लिए बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं। हम जब किसी आदमी को पहाड़ की चोटी पर खड़ा देखते हैं तो सोचते हैं कि अवसर ने उसका साथ दिया होगा, लेकिन वो वहां तुक्के से नहीं पहुंचा। उसे वहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करके मुश्किल चढ़ाई चढ़नी पड़ी है। हमारी जिंदगी भी इससे अलग नहीं है। किसी भी पेशे में नाकामयाब लोग कामयाब इंसान से जलते हैं। आपको हाशिए पर बैठे आलोचक हर जगह मिलेंगे। ये लोग जिंदगी में खुद तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन काम करने वालों को चीख चीख कर नसीहत देते रहते हैं कि उन्हें वो काम कैसे करना चाहिए। पर याद रखिए कि ये लोग ना तो नेता हैं, ना ही कर्ता। इन आलोचकों की वजह से अपने लक्ष्य से मत भटकिए। आम लोग आलोचना से बचने के लिए सुरक्षित रास्ता अपनाते हैं। वे निंदा से बचने के लिए ना तो कुछ कहते हैं, ना करते हैं, ना ही कुछ बनते हैं। इस तरह वे आलोचना से तो बच जाते हैं, लेकिन हमेशा सामान्य ही बने रहते हैं। हम ज्यों ज्यों उपलब्धियां हासिल करेंगे, हमारी आलोचना भी बढ़ती जाएंगी। आलोचक वो होता है जो दाम तो हर चीज का जानता है, लेकिन उन चीजों का महत्व नहीं। इसे कहा है ऑस्कर वाइल्ड ने। अपनी आलोचना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन ईमानदारी से की गई आलोचना को अपनाने में हमें सीख मिलती है और हमारा विकास होता है। जिस तरह आलोचकों की वजह से मायूस न होने के लिए चरित्र की जरूरत होती है, उसी तरह आलोचकों की बात को गौर से सुनने के लिए भी चरित्र की जरूरत होती है। जलन की वजह से की गई आलोचना और ईमानदार आलोचना में फर्क करना बेहद जरूरी है। कामयाब लोगों के पास ये हुनर होता है,
इस हुनर का एक हिस्सा आलोचक के मकसद को समझना है। इसका दूसरा हिस्सा और काफ़ी बड़ा हिस्सा खुद को जानना है। कामयाब लोग खुद को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उन्हें मालूम हो जाता है कि कौन सी आलोचना सही है। दूसरे लोगों की तरह सफल लोग भी अपनी आलोचना पसंद नहीं करते, लेकिन जब उन्हें कोई आलोचना सच्ची लगती है, तो वे इसे शांति के साथ, धैर्य से सुनते हैं। वे खुद को सुधारने के लिए आलोचक से सलाह मांगते हैं। दरअसल सफल लोग जिन लोगों पर विश्वास करते हैं, उनसे आलोचना करने के लिए अक्सर कहते हैं। वे उनसे पूछते हैं, मैं कैसा काम कर रहा हूँ, मैं खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। चरित्र बहुत से गुणों का मेल है। कैरेक्टर इज ए कॉम्बिनेशन। इंसान का चरित्र निष्ठा, निस्वार्थ भावना, समझ, दृढ़ विश्वास, साहस, वफादारी और दूसरों की इज्जत करने जैसे गुणों का मोल भाव होता है। कोई खुशनुमा चरित्रवान व्यक्तित्व, पर्सनालिटी कैसा होता है, उसका अपना एक स्तर होता है, उसमें आत्मसंयम होता है, वह संतुलित होता है, उसमें अहंकार रहित दृढ़ता और आत्मविश्वास होता है। वह दूसरों का ध्यान रखता है, वह बहाने नहीं बनाता, वो जानता है कि शिष्टाचार और सलीके से पेश आने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। वह अपने पिछली गलतियों से सीखता है। वह पैसे या ऊंचे खानदान की देन नहीं होता। वे अपने फायदे के लिए दूसरों को तबाह नहीं करता। उसमें दिखावा नहीं, बल्कि असलियत होती है। उसमें ऊंचे लोगों की सोबत में रहने की काबिलियत तो होती ही है, साथ ही आम आदमी वाला अंदाज भी होता है। उसके शब्दों में मिठास, नज़र में हमदर्दी और मुस्कान में शराफत होती है। उसमें अत्याचार के विरोध में खड़ा हो सकने वाला स्वाभिमान होता है। वह अपने साथ और दूसरों के साथ सहज रहता है। उसमें एक खास बात होती है जो उसे जीतने वाली बढ़त दिलाती है। वो चमत्कार करता है, वह अद्भुत उपलब्धियां हासिल करता है। उसे पहचानना आसान है, लेकिन उसकी व्याख्या करना मुश्किल है। वह जिम्मेदारियां कबूल करता है, वह विनम्र होता है, वह जीत और हार दोनों स्थितियों में समानता बनाए रखता है। वह भाग और प्रसिद्धि का मोहताज नहीं होता। वो कोई नेम प्लेट नहीं होता। उसमें स्थिरता होती है। उसे महसूस किया जा सकता है, पर देखा नहीं जा सकता। वो चापलूस नहीं होता, पर विनम्र और शिष्ट होता है। इसमें उत्कृष्टता होती है, पर गरूर नहीं होता। उसमें आत्मानुशासन और ज्ञान होता है। वह आत्मसंतुष्ट होता है। वह जीतने पर दयाभाव और हारने पर समझदारी दिखाता है। इंसान का स्वभाव कुछ ऐसा है कि अपनी महानतम उपलब्धियों के क्षणों में वो लापरवाह होने लगता है। कामयाब होने के साथ ही आपको काफी आत्मानुशासन की आवश्यकता होगी और संतुलन कायम रखते हुए विनम्रता और प्रतिबद्धता का परिचय देना होगा, से कहा एच रॉस पैरोट ने। सफलता हासिल करने से भी अधिक मुश्किल उसे संभालना होता है। कई लोग सफल होना तो जानते हैं, पर सफल होने के बाद उसे संभालना नहीं जानते। इसलिए योग्यता और चरित्र का चोली दामन का साथ माना जाता है। योग्यता की वजह से आपको सफलता मिलती है और चरित्र सफलता को संभालता है। हम अपनी खोज खुद नहीं करते, बल्कि खुद का निर्माण वैसा करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। चरित्र निर्माण का सिलसिला हमारे बचपन से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। चरित्र सफलता का मोहताज नहीं होता। जिस तरह बगीचे को नष्ट होने से बचाने के लिए बागबान को लगातार जंगली घासों की निराई करनी पड़ती है, वैसे ही हमें भी अपनी कमियों को दूर करते हुए अपने चरित्र का निर्माण और विकास लगातार करना पड़ता है। मुसीबत में चरित्र बनता है और अथवा निखरता है। एडवर्सिटी बिल्ड्स एंड और रिवील्स कैरेक्टर्स। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, तो कुछ लोग टूट जाते हैं। जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था, जब हालात ठीक ना हो तभी आदमी के चरित्र की पहचान होती है। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, समझ, दया और शालीनता दिखाना आसान होता है, लेकिन जब हालात खराब होते हैं तो हम पर काफी दबाव होता है। उस हालत में कुछ लोग ठीक से सोच नहीं पाते और अपने आसपास के लोगों पर झल्ला पड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उन स्थितियों में भी स्पष्ट ढंग से सोचते हैं और दूसरों के साथ इज्जत के साथ पेश आते हैं। इंसान का चरित्र मुसीबतों में ही उभर कर आता है। एक रूसी कहावत है, हथौड़ा कांच को तोड़ देता है पर लोहे का कुछ नहीं बिगाड़ता। इस कहावत में काफी सच्चाई है। हम कांच के बने हैं या इस्पात के, हथौड़ा वही है। जिस तरह इस्पात का गुण उसमें मौजूद कार्बन से तय होता है, वैसे मनुष्य के गुण उसमें उपस्थित चरित्र से तय होते हैं। छठा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव बिलीविंग। सकारात्मक सोच और सकारात्मक विश्वास में फर्क है। जब हम अपने विचारों की आवाज़ सुनते हैं
तो वे हमें कैसे लगते हैं, वे सकारात्मक है या नकारात्मक। हम अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं या असफलता के लिए। हमारे सोचने के तरीके का हमारे काम करने की क्षमता पर गहरा असर पड़ता है। अपने लिए सकारात्मक नजरिया अपनाने और प्रेरित होने का चुनाव हमें रोज करना होता है। सकारात्मक जीवन जीना आसान नहीं है, पर नकारात्मक जीवन जीना भी तो आसान नहीं है। मैं तो अपने लिए सकारात्मक जीवन ही चुनूंगा। सकारात्मक सोच हमें हमारी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने में मदद देती है। सकारात्मक विश्वास सकारात्मक सोच से भी बड़ी चीज है। इसका मतलब ये जानना है कि सकारात्मक सोच नतीजा देगी। सकारात्मक विश्वास का मतलब आत्मविश्वास से भरा नजरिया है जो तैयारी से उपजता है। कोशिश के बिना सकारात्मक नजरिया ख्याली पुलाव है, जैसे पकाने जैसा है। सकारात्मक विश्वास का एक उदाहरण आगे दिया गया है। कई साल पहले लॉकहीड ने L-1011 ट्राई स्टार हवाई जहाज बनाया। उस जेट विमान की शक्ति और सुरक्षा प्रणालियों की जांच करने के लिए लॉकहीड कंपनी ने 18 महीने तक कठोर से कठोर परीक्षण किए, जिसमें उनके $1.5 मिलियन लगे। हाइड्रोलिक जैक, इलेक्ट्रिक सेंसर और एक कंप्यूटर की मदद से उस जहाज ने एक भी गड़बड़ी के बिना 36,000 उड़ानें भरी। किसी जहाज को इतनी उड़ानें भरने में 100 साल लग जाएंगे। हजारों परीक्षणों के बाद उस जहाज को आखिरकार उड़ान भरने की इजाजत दी गई। क्या लॉकहीड कंपनी इस विमान पर पूरा भरोसा कर सकती है? यकीनन। इसको तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत की गई है, इसलिए पूरे यकीन से कहा जा सकता है कि ये उड़ान भरने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। 7वां, जितना पाते हैं उससे अधिक दें। गिव मोर देन यू गेट। आजकल सफलता पाना आसान है। अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा अधिक दौड़ें। इससे थोड़ी सी बढ़त की वजह से हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं रह जाएगा। हमको जितना मिलता है, क्या हम बदले में उससे थोड़ा ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं? हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो जितना पाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा काम करने की इच्छा रखते हैं? बहुत कम। ज़्यादातर लोग जितने काम के लिए भुगतान पाते हैं उतना काम भी नहीं करना चाहते। एक और तरह के लोग भी हैं जो बस उतना करना चाहते हैं जिससे कि काम चल जाए। वे बस अपना कोटा पूरा करते हैं ताकि नौकरी बची रहे। ऐसे बहुत थोड़े से लोग हैं जो जितने काम के लिए भुगतान पाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा काम करना चाहते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? हम जितने काम के लिए भुगतान पाते हैं उससे ज़्यादा काम करने के फायदे ये हैं, हम खुद को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना लेते हैं, चाहे हम जो भी करते हों, जहाँ भी करते हों। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। लोग हमको लीडर मानने लगते हैं, दूसरे लोग हम पर भरोसा करने लगते हैं, ऊपर के अधिकारी हमारी इज्जत करने लगते हैं। हमारे मातहतों और अफसरों दोनों में हमारे लिए वफादारी बढ़ती है, आपसी सहयोग बढ़ता है, गर्व महसूस होता है और आत्मसंतुष्टि मिलती है। अगर हम थोड़ी सी अधिक मेहनत करें तो हमारे लिए कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो ऊपर वाले की खातिर उसके लिए ईमानदारी से काम कीजिए। कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की उम्र, तजर्बा और शैक्षणिक योग्यता जो भी हो, उनकी मांग हर जगह होती है। कड़ी मेहनत करने वाले बिना निगरानी के भी काम करते हैं, वक्त के पाबंद और दूसरों की परवाह करने वाले होते हैं, बात को ध्यान से सुनते हैं और निर्देशों का ठीक ठीक पालन करते हैं, सच बोलते हैं, आपात स्थिति में बुलाए जाने पर खींचते नहीं हैं। वो काम सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि नतीजों के लिए करते हैं, हंसमुख और शिष्ट होते हैं। आपके ग्राहक, दोस्त, जीवन साथी, माँ बाप और बच्चे आपसे जितना चाहते हैं उन्हें हमेशा उससे अधिक देने की कोशिश करें। कोई भी काम करते समय सोचें कि मैं इसे और सार्थक, वैल्यूएबल कैसे बना सकता हूँ, या ये काम दूसरों के लिए और सार्थक कैसे बन सकता है। सफलता की कुंजी को इन 4 लफ्जों में बयान किया जा सकता है। उसके बाद थोड़ा और, जीतने वालों से जितनी उम्मीद की जाती है वे उतना ही नहीं बल्कि उससे कुछ अधिक करते हैं। जीतने वाले केवल अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, वे उससे कुछ ज्यादा कर दिखाते हैं। जीतने वाले केवल शिष्ट और दयालु नहीं होते हैं, वे उम्मीद से थोड़े अधिक शिष्ट और दयालु होते हैं। जीतने वाले अपने 100% क्षमता लगाने के बाद थोड़ी और क्षमता दिखाते हैं। आदमी भरोसेमंद, जिम्मेदार और नम्र न हो तो उसकी योग्यता एक बोझ बन जाती है। काफी प्रभावशाली शैक्षणिक योग्यता वाले कई बेहद अक्लमंद लोग नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल क्यों बने हुए हैं, या सामान्य जिंदगी क्यों जी रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने किसी काम को अंजाम तक ना पहुंचने देने में महारत हासिल कर ली है और अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा का भंडार जमा कर लिया है। वे जिस काम के लिए भुगतान पाते हैं उसे करना नहीं चाहते,
वे केवल उतना ही करना चाहते हैं जिससे उनका काम चल जाए। जब हम जिंदगी में जितना पाते हैं बदले में उससे ज़्यादा देते हैं, या जब हम जितना वेतन पाते हैं उससे ज़्यादा काम करते हैं, तो हमारे मुकाबले में कोई नहीं रह जाता। यह नज़रिया अकल डिग्री से अधिक महत्वपूर्ण होती है। आठवां, दृढ़ता की शक्ति, द पावर ऑफ परसिस्टेंस। लगातार कोशिश करते रहने के आगे कुछ नहीं टिकता, प्रतिभा भी नहीं। इससे ज़्यादा कोई आम बात है ही नहीं कि बहुत सारे प्रतिभाशाली असफल लोग देखने को मिलते हैं। जीनियस भी नहीं, हारे हुए जीनियस। तो एक कहावत है, शिक्षा भी नहीं, दुनिया पढ़े लिखे नासमझों से भरी हुई है, लगातार कोशिश और दृढ़ इच्छा ही सर्वसमर्थ है, से कहा है कैल्विन कूलिज ने। अपने सबसे बेहतर स्तर को प्राप्त करने की यात्रा आसान नहीं है, ये रुकावटों से भरी पड़ी है। जीतने वालों में इन बाधाओं को जीतने और पहले से भी ज़्यादा संकल्प के साथ वापस लौटने की क्षमता होती है। हिम्मत ना हारो। जब कोई काम बिगड़ जाए, जैसा कि कभी कभी होगा, जब रास्ता सिर्फ चढ़ाई का ही दिखता हो, जब पैसा कम और ऊर्जा ज़्यादा हो, जब मुस्कुराहट की अच्छी आह बने, जब चिंताएं दबा रही हो, तो सुस्ता लो, लेकिन हिम्मत ना हारो। भूल भुलैया है ये जीवन, पगडंडिया जिसकी हमें पार करनी है। कई असफल तब लौट गए, पार होते गए जो आगे बढ़ते गए। धीमी रफ्तार तो क्या, मंजिल को एक दिन पाओगे। सफलता छिपी असफलता में ही, जैसे शंका के बादल में आशा की सफलता छिपी असफलता में ही, जैसे शंका के बादल में आशा की चमक। नाप सकोगे क्या इतनी दूरी, दूर दिखती है लेकिन मुमकिन है वो नज़दीक हो। डटे रहो चाहे कितने भी मुश्किल हो, चाहे हालात कितने भी बुरे हो, लेकिन हिम्मत ना हारो, डटे रहो। महान वायलिन वादक फ्रिट्ज किस्लर से किसी ने पूछा, आप इतनी अच्छी वायलिन कैसे बजाते हैं, क्या ये भाग्य की देन है? उन्होंने जवाब दिया, यह अभ्यास का नतीजा है। अगर मैं 1 महीने तक अभ्यास ना करूं, तो मेरे वायलिन बजाने में आए फर्क को श्रोता महसूस कर सकते हैं। अगर मैं 1 सप्ताह तक अभ्यास ना करूं, तो मेरी पत्नी फर्क को बता सकती है, और अगर मैं 1 दिन अभ्यास ना करूं, तो मैं खुद फर्क जान सकता हूं। दृढ़ता प्रतिबद्धता का परिणाम होती है, और उसी से संकल्प का जन्म होता है। धैर्य आनंद देता है। कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए खिलाड़ी सालों अभ्यास करते हैं। दृढ़ता एक फैसला है। ये फैसला लेकर आदमी खुद को कोई काम पूरा करने का वचन देता है। थक जाने पर कोशिश बंद कर देने की इच्छा होती है, लेकिन जीतने वालों में सहन शक्ति होती है। किसी जीतने वाले खिलाड़ी से पूछिए तो वो हमें बताएगा कि शुरू किए गए काम को पूरा करने के लिए उसने कितनी तकलीफ सही है। दूसरी ओर कई असफल लोगों ने शुरुआत तो अच्छी की, पर शुरू किए गए किसी काम को पूरा नहीं किया। दृढ़ता के लिए लक्ष्य होना जरूरी है। जिस आदमी के पास कोई लक्ष्य नहीं हो, उसमें ना तो कभी दृढ़ता आ सकती है और ना ही उसे कभी आत्मसंतुष्टि महसूस हो सकती है। 9वां, अपने काम में गर्व महसूस करें, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। आजकल की दुनिया में लोगों ने अपने काम में से गर्व की भावना को अलग कर दिया है, क्योंकि इसके लिए कोशिश और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। पर कोई काम अंजाम तक तभी पहुंचता है जब उसके लिए कोशिश की जाती है। हताश होने पर जल्दी कामयाबी दिलाने वाले गलत रास्तों, शॉर्टकट को अपनाने की इच्छा होती है, लेकिन इनसे बचना चाहिए, भले ही सामने कितनी भी बड़ी लालच हो। गर्व की भावना आदमी के मन में उत्पन्न होती है, और उसी वजह से उसे जीतने वाली बढ़त मिलती है। अपने काम को लेकर गौरव अनुभव करने का मतलब अहंकारी होना नहीं है, ये तो विनम्रता भरे आनंद का इजहार है। काम और काम को करने वालों की गुणवत्ता को एक दूसरे से अलग नहीं किया सकता। आधे मन से किए गए काम से आधे नतीजे नहीं मिलते, बल्कि इस तरह से किए गए काम से कोई नतीजा ही नहीं मिलता। 3 लोग ईंटों की चुनाई कर रहे थे। एक आदमी ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उनमें से एक ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं रोजी कमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं ईंट चुन रहा हूँ। तीसरे ने जवाब दिया, मैं एक सुंदर स्मारक बना रहा हूँ। वे एक ही काम को कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में उनके 3 बिल्कुल अलग अलग नजरिए थे। क्या उनके नजरिए का उनके काम पर भी असर पड़ेगा? जवाब है, जरूर पड़ेगा। उत्तमता तब हासिल होती है जब काम करने वालों को अपना सबसे उत्तम प्रदर्शन करके गर्व महसूस होता है। हर काम उसे करने वाले का अक्स होता है, चाहे वह कार की सफाई का काम हो, फर्श साफ करने का काम हो, या घर की रंगाई करने का काम है। हर काम को पहली बार ही सही ढंग से कीजिए, और फिर हर बार सही ढंग से कीजिए। आने वाले कल का सबसे अच्छा बीमा आज अच्छे ढंग से किया गया काम है। माइक्रो एंजेलो कई दिनों से एक प्रतिमा पर काम कर रहे थे। वह हर बारीकी को सुधारने में काफी वक्त लगा रहे थे। पास खड़े एक आदमी को यह सुधार गैर जरूरी लगे।
उसने माइक्रो एंजेलो से पूछा कि वो उन बारीकियों की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। माइक्रो एंजेलो ने जवाब दिया, छोटी छोटी चीजें ही पूर्णता लाती हैं और पूर्णता कोई छोटी चीज नहीं है। ज्यादातर लोग ये भूल जाते हैं कि आपने कोई काम कितनी तेजी से किया, लेकिन उन्हें यह याद रहता है कि आपने वो काम कितने अच्छे ढंग से किया। अगर किसी आदमी को सड़क साफ करने का काम दिया जाए तो उसे सफाई वैसे ही करने चाहिए जैसे माइक्रो एंजेलो पेंटिंग करता हो, या बीथोवन संगीत की रचना करता हो, या शेक्सपियर कोई कविता लिखता हो। उसे सड़क की सफाई इतनी अच्छी तरह करनी चाहिए कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगह के लोग रुक कर बोले कि यहाँ सड़क सफाई करने वाला रहता था, जिसने अपना काम गर्व से और बहुत अच्छी तरह किया। इसे कहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, किसी काम को अच्छी तरह करने का एहसास खुद में एक इनाम है। खराब तरीके से कई काम करने से अच्छा है अच्छे ढंग से कुछ ही काम किए जाए। पॉइंट नंबर 10, शिष्य बनने की इच्छा रखिए, कोई सलाहकार ढूंढिए। बी विलिंग टू बी ए स्टूडेंट, गेट ए मेंटर। ईश्वर और गुरु दोनों सामने खड़े हो तो शिष्य पहले किसे प्रणाम करेगा? भारतीय परंपरा के अनुसार वो पहले गुरु को प्रणाम करेगा, क्योंकि उसकी सहायता और मार्गदर्शन के बिना शिष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। सलाहकार या गुरु ऐसा इंसान होता है जिसके बीते कल का तजर्बा हमारे आने वाले कल को संवार सकता है। किसी सलाहकार को सावधानी से चुनिए। अच्छा सलाहकार हमको रास्ता और दिशा दिखाएगा, जबकि बुरा सलाहकार हमको भटकाएगा। अपने सलाहकार को सम्मान दीजिए। उत्सुक प्रकृति के शिष्य बनिए। उत्सुक शिष्य को अपने गुरु के सबसे उत्तम उपलब्धि प्राप्त होती है। अच्छे गुरु हमारी प्यास बुझाते नहीं, बल्कि हमारे प्यास को जगाते हैं। वे हमको उस राह पर आगे बढ़ाते हैं जिस पर चलकर सवालों के जवाब हासिल होते हैं। क्या हम में कामयाबी के लिए जरूरी खूबियां हैं? डू वी हैव व्हाट इट टेक टू बी सक्सेसफुल? क्या हम में कामयाब होने के लिए जरूरी खूबियां हैं? कुछ लोगों को लगता है कि उनमें ये खूबियां नहीं हैं और वे सामान्य दर्जे के ही बने रहते हैं, लेकिन हकीकत ऐसे नहीं है। हम सब में वे 10 खूबियां मौजूद हैं जिनके बारे में इस अध्याय में चर्चा की गई है। ये हो सकता है कि वे खूबियां हमारी उम्मीद के मुताबिक विकसित ना हुई हो, लेकिन वे हमें मौजूद जरूर है। संभव है कि हमें उन खूबियों के बारे में पता ना हो, लेकिन एक बार उन्हें ढूंढ लेने के बाद हमारी कार्य क्षमता में बदलाव आ जाता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हमारे पिछवाड़े करोड़ों रुपए गड़े हों और हमको मालूम ना हो। उस हालत में हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें पाते ही हमारी सोच और व्यवहार बदल जाते हैं। हम सबसे खजाना छिपा हुआ है, बस उसे ढूंढ कर इस्तेमाल करने की जरूरत है। कार्य योजना, एक्शन प्लान। सफलता का संबंध काम से है। सफल लोग हमेशा गतिशील रहते हैं। वे गलतियां करते हैं पर मैदान नहीं छोड़ते। इसे कहा है कॉनरेड हिल्टन ने। पहला, सफलता हासिल करने के लिए हमारे सामने कोई सार्थक लक्ष्य होना चाहिए। अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को लिखें। दूसरा, सफलता हासिल करने के लिए हमको असफलता पर विजय पानी होगी। अब तक अपने किन असफलताओं को जीत हासिल की है? तीसरा, बेन फ्रैंकलिन ने 13 गुणों को पहचान कर उनमें से हर एक पर 1 हफ्ते तक काम किया। 13 हफ्तों के बाद उन्होंने यह सिलसिला दोबारा शुरू किया। ये तय कीजिए कि इस अध्याय में सफलता की जिन 10 कुंजियों की चर्चा की गई है उन्हें हासिल करने के लिए आप कैसे काम करेंगे। यहाँ पर चैप्टर 3 क्लोज हुआ। अब चैप्टर नंबर 4 शुरू होता है, जिसका टाइटल है हमें कौन सी चीजें पीछे धकेल रही हैं। आने वाले कल की उपलब्धियों की राह में केवल एक बाधा है, और वह है हमारे आज के संदेह। से कहा है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। अगर हम कार ब्रेक लगाकर चलाएं तो क्या होगा? हमारी कार कभी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि ब्रेक रुकावट पैदा करेंगे। हमारी कार बेहद गर्म होकर बिगड़ जाएगी। अगर कार में ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो रुकावट की वजह से इंजन पर दबाव पड़ेगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमको 2 में से किसी एक रास्ते को चुनना होगा। हम या तो एक्सीलेटर और जोर से दबाकर कार को नुकसान पहुंचाने का खतरा उठाएं, या उसे तेजी से चलाने के लिए ब्रेक हटा लें। इस उदाहरण और हमारी जिंदगी के बीच काफी समानता है। हम में से कई लोग जिंदगी की गाड़ी ब्रेक लगाकर चलाते हैं। ये ब्रेक क्या है? डर, टालमटोल की आदत, आत्मसम्मान की कमी वगैरह ही ब्रेक है। यही चीजें हमें कामयाब नहीं होने देती। भावनाओं के इस ब्रेकों को सही नजरिए, ऊंचे स्वाभिमान और जिम्मेदारियां कबूल करके हटाया जा सकता है। असफलता, श्रेष्ठता न हासिल कर पाने के 20 कारण। फेल्यूर, 20 रीजन वाई डू नॉट अचीव एक्सेलेंस। जिंदगी एक 10 गियर वाली साइकिल की तरह है। इसमें से ज्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। इसे कहा है चार्ल्स गुरज ने। ऐसी 20 वजह है जो हमें असफल बना सकती है। इन वजहों को दूर कर हम अपनी सफलता की राह में बाधा बनने वाले ब्रेकों को हटा सकते हैं। पहला,
खतरे उठाने से बचना, अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क। सफलता पाने के लिए सोच समझकर खतरे भी उठाने पड़ते हैं। खतरे उठाने का मतलब बेवकूफ़ी भरा जुआ खेलना और गैर जिम्मेदारी बरतना नहीं होता। कई बार गैर जिम्मेदारीपूर्ण और उटपटांग कामों को करना भी खतरे उठाना मान लेते हैं। इस वजह से जब उन्हें बुरे नतीजे मिलते हैं तो वे अपनी हिम्मत को दोष देते हैं, अपने किस्मत को दोष देते हैं। खतरे का मतलब अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है और ये ट्रेनिंग का नतीजा भी होती है। पहाड़ पर चढ़ना किसी प्रशिक्षित ट्रेंड व्यक्ति और किसी नए सीखने वाले दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए इसे गैर जिम्मेदारी भरा खतरा नहीं माना जा सकता। जिम्मेदार ढंग से खतरे उठाने के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, ध्यानपूर्वक अध्ययन, आत्मविश्वास और काबिलियत की जरूरत होती है। खतरा सामने होने पर यह चीजें हमको उनका सामना करने की हिम्मत देती है। खतरा ना उठाने वाला आदमी कोई गलती भी नहीं करता, लेकिन कोशिश ना करना, कोशिश करके असफल होने से भी बड़ी गलती है। कई लोगों में फैसला ना ले पाने की आदत बन जाती है और ये छुआछूत बीमारी की तरह फैलती है। ऐसे लोग फैसला ना ले पाने के कारण कई अवसरों से हाथ धो बैठते हैं। खतरे उठाइए पर जुआ मत खेलिए। खतरे उठाने वाले लोग अपने आंखें खुली करके आगे बढ़ते हैं, जबकि जुआ खेलने वाले अंधेरे में तीर मारते हैं। एक बार किसी ने एक किसान से पूछा, क्या तुमने इस मौसम में गेहूं की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे बारिश ना होने का अंदेशा था। उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने मक्के की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर था कि कीड़े मकोड़े खा लेंगे। तब उस आदमी ने पूछा, आखिरकार तुमने बोया क्या है? किसान ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मैंने कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। खतरे, हंसने में बेवकूफ समझने जाने का डर है, रोने में जज्बाती समझे जाने का डर है, लोगों से मिलने में नाते जुड़ जाने का डर है, अपनी भावनाएं प्रकट करने में मन की सच्ची बात खुल जाने का डर है, अपने विचार, अपने सपने लोगों से कहने में उनके चुरा लिए जाने का डर है, किसी को प्रेम करने पर बदले में प्रेम ना पाने का डर है, जीने में मरने का डर है, आशा में निराशा का डर है, कोशिश करने में असफलता का डर है। लेकिन खतरे जरूर उठाए जाने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में खतरे ना उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। जो शख्स खतरे नहीं उठाता वो ना तो कुछ करता है, ना कुछ पाता है और ना ही कुछ बनता है। वे जिंदगी में दुख दर्द से तो बच सकते हैं, लेकिन वे सीखने, महसूस करने, बदलाव लाने, आगे बढ़ने या प्रेम करने और जीवन जीने को सीख नहीं पाते हैं। अपने नजरिए के जंजीरों में बंधकर गुलाम बन जाते हैं और अपनी आज़ादी खो देते हैं। सिर्फ खतरे उठाने वाला इंसान ही सही मायनों में आज़ाद है। पॉइंट नंबर 2, लगातार कोशिश की कमी, लैक ऑफ परसिस्टेंस। जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगता है तो भागना सबसे आसान तरीका नजर आता है। ये बात हर शादी, नौकरी और रिश्ते पर लागू होती है। जीतने वाले चोट भले ही खाएं, लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। हम सबको जिंदगी में ठोकरें लगती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम असफल हैं। दृढ़ता और अड़ियलपन में क्या फर्क है? अंतर यह है कि दृढ़ता मजबूत इच्छा शक्ति की निशानी है, जबकि अड़ियलपन घोर अनिच्छा का प्रतीक है। ज्यादातर लोग जानकारी या प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कोशिश बंद कर देने की वजह से असफल होते हैं। सफलता का पूरा राज इन दो खूबियों में छिपा हुआ है, दृढ़ता, परसिस्टेंस, और प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। जिन कामों को करना चाहिए उनके बारे में दृढ़ता दिखाएं और जिन्हें नहीं करने चाहिए उनका प्रतिरोध, रेसिस्टेंस करें। कोई आदमी इसलिए हीरो नहीं होता कि वो किसी और से ज्यादा बहादुर है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी बहादुरी दूसरों की तुलना में 10 मिनट ज्यादा दिखाता है। इसे कहा है राल्फ इमल्डो इमर्सन ने। तीसरा, इच्छा फौरन पूरी करने की चाह, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। कई लोग रातों रात लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं। इस वजह से आजकल लॉटरी का धंधा काफी फल फूल रहा है। हम इच्छाएं झटपट पूरी करने के दौर में जी रहे हैं। आजकल हमको जगाने से लेकर सुलाने तक के लिए, यानी हर काम के लिए एक गोली मौजूद है। लोग एक गोली खाकर अपने दिक्कतों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी तरह करोड़पति बनने के लिए लोग अपनी ईमानदारी का गला घोंटकर शॉर्टकट अपनाने से नहीं हिचकते। इच्छा फौरन पूरी करने की चाह रखने वाले उसके नतीजों के बारे में नहीं सोचते। आज की पीढ़ी अच्छी खुराक उसे मानती है जिसके खाने से वजन 5 पाउंड घट जाए। ऐसे लोग हैं जो और ज़्यादा जन्मदिन मनाने के बजाय और ज़्यादा तोहफे चाहते हैं। अगर आप कल के बारे में सोचने के बजाय केवल आज के बारे में सोचते हैं तो ये दूरअंदेशी नहीं है। सीमित सोच के सहारे आप कोई सार्थक लक्ष्य कायम नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4, प्राथमिकताएं तय न करना, लैक ऑफ प्रायोरिटीज। लोग प्राथमिकताओं की अदला बदली करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर रिश्ते निभाने के लिए वे समय और स्नेह का मुआयना पैसे और तोहफों से चुकाना चाहते हैं।
कुछ लोगों को अपने बीवी बच्चों के साथ हिल मिलकर वक्त गुजारने के बजाय अपनी गैरहाजिरी का हर्जाना चीजें खरीद कर चुकाना अधिक आसान लगता है। अपनी प्राथमिकताएं तय न कर पाने के कारण हम वक्त बर्बाद करते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि वक्त की बर्बादी का मतलब जीवन की बर्बादी है। प्राथमिकताएं तय करने के लिए खुद को अनुशंसित करना पड़ता है। इससे हम वो कर पाएंगे जो जरूरी है, बनिस्बत वो जिसे हम करना चाहते हैं या जो हमें अच्छा लगता है। हम किसी काम को दिल से करने के बजाय उसकी हार जीत को ज़्यादा वजन देते हैं। आप असफलता और हार का सामना कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब हमारे चरित्र को काफ़ी हद तक बयान कर देगा। सफलता के राज को खोलने की एक महत्वपूर्ण चाबी प्राथमिकताएं तय करना है। कुछ लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण है तो कुछ लोगों के लिए सत्ता, किसी के लिए यश महत्वपूर्ण है तो किसी के लिए संपत्ति। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। सफलता कामयाबी दिलाने वाले उसूलों को पढ़ने या रटने से नहीं, बल्कि उन्हें समझने और अपने प्राथमिकताएं तय करके उन्हें लागू करने से मिलती है। पॉइंट नंबर 5, शॉर्टकट की तलाश, लुकिंग फॉर शॉर्टकट। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता, नो फ्री लंच। एक राजा ने अपने सलाहकारों को बुलाकर उनसे बीते इतिहास की सारी समझदारी भरी बातें लिखने के लिए कहा ताकि वो उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। उन्होंने काफी मेहनत कर समझदारी भरी बातों पर कई किताबें लिखी और उन्हें राजा के सामने पेश किया। राजा को वो किताबें काफी भारी भरकम लगी। उसने सलाहकारों से कहा कि लोग इन्हें पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें छोटा करो। सलाहकारों ने फिर काम किया और केवल एक किताब लेकर आए। राजा को वो भी काफी मुश्किल लगी। सलाहकारों ने उसे और छोटा किया। इस बार वो केवल एक अध्याय लेकर आए। राजा को वो भी काफी लंबा लगा। तब सलाहकारों ने उसे और छोटा कर केवल एक पन्ना पेश किया, लेकिन राजा को एक पन्ना भी लंबा लगा। आखिरकार वे राजा के पास केवल एक वाक्य लिख कर ले आए और राजा उससे संतुष्ट हो गया। राजा ने कहा कि अगर उसे आने वाली पीढ़ियों तक समझदारी का केवल एक वाक्य पहुंचाना हो तो वो ये वाक्य होगा, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता का मतलब दरअसल ये है, हम कुछ किए बिना कुछ पा भी नहीं सकते। दूसरे लफ्जों में कहे तो हम जो लगाते हैं बदले में वही पाते हैं। अगर हमने किसी योजना में ज़्यादा लागत नहीं लगाई है तो हमको ज़्यादा फायदा भी नहीं मिलेगा। बेशक हर समाज में ऐसे मुफ्तखोर भी होते हैं जो कुछ किए बिना ही पाने की उम्मीद लगाए रहते हैं। आसान रास्ता काफ़ी मुश्किल रास्ता साबित हो सकता है। द ईजियर वे में एक्चुअली बी द टफर। एक बार एक लार्क चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी एक किसान उसके पास से कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर गुजरा। लार्क चिड़िया ने उसे रोक कर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया कि उस संदूक में कीड़े हैं और वो बाजार से उन कीड़ों के बदले पंख खरीदने जा रहा है। लार्क ने कहा, पंख तो मेरे पास भी है, मैं अपना एक पंख तोड़कर तुम्हें दे दूंगी, इससे मुझे कीड़े नहीं तलाशने पड़ेंगे। किसान ने लार्क को कीड़े दे दिए और लार्क ने बदले में उसे अपना एक पंख तोड़कर दे दिया। उसके बाद रोज यही सिलसिला चलता रहा और एक ऐसा दिन भी आया जब लार्क के पास देने के लिए कोई पंख ही नहीं बचा था। वो उड़कर कीड़े तलाशने लायक नहीं रह गई, वो भद्दी दिखने लगी और उसने गाना छोड़ दिया। जल्द ही वो मर गई। यही बात हमारे जिंदगी के लिए भी सच है। कई बार हमें तो जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। इस कहानी का संदेश बहुत ही साफ है। लार्क को जो भोजन हासिल करने का आसान तरीका लगा था वही मुश्किल और नुकसानदेह तरीका साबित हुआ। हारने वाले नतीजे जल्दी हासिल करना चाहते हैं। लूजर लुक फॉर क्विक फिक्सेस। अपने बगीचे से घास फूस की सफाई करने के दो तरीके हैं। आसान तरीका यह है, घास काटने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाए। इससे बगीचे कुछ देर के लिए अच्छा दिखेगा, लेकिन यह समस्या का अस्थायी हल है। जल्दी घास फिर उगाएगी। दूसरा थोड़ा मुश्किल तरीका यह है कि घुटनों के बल झुककर अपने हाथ से एक एक घास को जड़ से निकाले। यह तरीका समय लेने वाला और तकलीफदेह है, लेकिन इसे अपनाने से घास लंबे समय तक नहीं उगेगी। पहला तरीका आसान लगता है, लेकिन उसे अपनाने से समस्या बनी रहती है। दूसरा तरीका उतना आसान नहीं है, लेकिन वो समस्या को जड़ से खत्म करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्या को जड़ से मिटाया जाए। जिंदगी में हमारे नजरिए के बारे में भी यही बात लागू होती है। कुछ लोग अपने अंदर की कड़वाहट और नाराजगी का इजहार करते रहते हैं और यह नजरिया उनकी जिंदगी में बार बार जाहिर होता रहता है। आज लोगों की समस्या यह है, वे हर मसले का हल फौरन चाहते हैं और वे हर चीज का समाधान 1 मिनट में चाहते हैं।
तुरंत हासिल होने वाली कॉफ़ी की तरह वे फ़ौरन हासिल होने वाली खुशियाँ भी चाहते हैं। लेकिन ऐसा कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। इस तरह का नज़रिया बाद में निराशा को ही जन्म देता है। छठा, स्वार्थ और लालच। पॉइंट नंबर 6, सेल्फिशनेस एंड ग्रीड। स्वार्थी नज़रिया रखने वाले लोगों और संगठनों को पनपने का कोई हक नहीं है। वे दूसरों के हितों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की सोचते हैं। लालची आदमी हमेशा और अधिक पाने की चाह रखता है। ज़रूरत पूरी की जा सकती है, लेकिन लालच नहीं। यह मन का कैंसर होता है। लालच रिश्तों को नष्ट कर देता है। लालच आत्मसम्मान की कमी की वजह से पैदा होता है। लालच, इसका अंत कहाँ है? वेयर डज इट एंड? एक लालची किसान से कहा गया, वह दिन में जितनी जमीन पर चलेगा वो उसकी हो जाएगी, बशर्ते वह सूरज डूबने तक शुरू करने की जगह पर वापस लौट आए। ज़्यादा से ज़्यादा जमीन पाने के लिए वह किसान दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले निकल पड़ा। वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा था क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करना चाहता था। थकने के बावजूद वो सारी दोपहर चलता रहा क्योंकि वो ज़िंदगी में दौलत कमाने के लिए हासिल हुए उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। दिन ढलते वक्त उसे वो शर्त याद आई कि उसे सूरज डूबने से पहले शुरुआत की जगह पर पहुंचना है। अपनी लालच की वजह से वो उस जगह से काफ़ी दूर निकल आया था। वो वापस लौट पड़ा। सूरज डूबने का वक्त ज्यों-ज्यों करीब आता जा रहा था, वो उतना ही तेज़ी से दौड़ता जा रहा था। वो बुरी तरह थक कर हाँफने लगा, फिर भी वह बर्दाश्त से अधिक तेज़ी से दौड़ता रहा। नतीजा ये हुआ कि सूरज डूबते-डूबते वो शुरुआत वाली जगह पर पहुँच तो गया, पर उसका दम निकल गया और वो मर गया। उसको दफना दिया गया और उसे दफन करने के लिए ज़मीन के बस एक छोटे से टुकड़े की ही ज़रूरत पड़ी। इस कहानी में काफ़ी सच्चाई और सबक छिपा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसान अमीर था या गरीब, किसी भी लालची आदमी का ऐसा ही हश्र होता है। पॉइंट नंबर 7, दृढ़ विश्वास की कमी, लैक ऑफ कन्विक्शन। जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है, वे बीच का रास्ता अपनाते हैं। जरा अंदाजा लगाइए कि सड़क के बीच में चलने वालों का क्या असर होता है। लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दृढ़ विश्वास ना रखने वाले लोग किसी बात पर अड़ जाते हैं। आत्मविश्वास और साहस की कमी की वजह से वे लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ निभाते रहते हैं। वे उनकी सोहबत ये जानते हुए भी कबूल कर लेते हैं कि वे गलत कर रहे हैं। कुछ लोग खुद को ये सोचकर बेहतर मानते हैं कि वे गलत काम का समर्थन नहीं करते, पर उनमें विरोध करने का साहस नहीं होता। किसी काम के गलत होने के एहसास के बावजूद उनका विरोध न करना दरअसल उस काम का समर्थन करना है। सफलता पाने का एक अहम राज यह है, किसी बात के विरोध में रहने के बजाय किसी बात के समर्थन में रहो। इस तरह हम समस्या में नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखिए, किसी बात पर टिके रहने के लिए दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है। दृढ़ विश्वास आस्था से उपजता है। कन्विक्शन टेक्स फेथ। कर्म के बिना आस्था एक भटकाव बन जाती है। आस्था चमत्कारों का इंतजार नहीं करती बल्कि चमत्कारों को जन्म देती है। कर्म के बिना आस्था एक भटकाव बन जाती है। आस्था चमत्कारों का इंतजार नहीं करती बल्कि चमत्कारों को जन्म देती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप ये सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप दोनों ही तरह ठीक हैं। हम इसे कहा है हेनरी फोर्ड ने, हमारी ज़िंदगी में बुरे लम्हे आते हैं, हम सभी सिर पर गिर कर चोट खाते हैं। ऐसा पल हम सभी को ज़िंदगी में आते हैं जब हमें खुद पर अविश्वास हो जाता है और हम खुद पर रहम खाने लगते हैं। असली बात यह है कि ऐसी भावनाओं से उभर कर अपनी आस्था को फिर कैसे कायम किया जाए। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, कुछ लोग काम को अंजाम देते हैं। दूसरा, कुछ लोग काम को अंजाम तक पहुंचते हुए देखते रहते हैं। तीसरा, कुछ लोग अचरज करते रहते हैं कि ये काम अंजाम तक कैसे पहुंचा। आप किस वर्ग में आते हैं? पॉइंट नंबर 8, कुदरत के नियमों को ना समझना, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर्स लॉ। फ्रैंकलिन के संकेत समझने से पहले भी बिजली कई बार चमकी थी। न्यूटन के संकेत समझने से पहले भी सेब उनके सिर पर कई बार गिरा था। कुदरत हमें हमेशा इशारे करती रहती है। ये हमें बार बार इशारा करती है और एकाएक हम उसका इशारा समझ जाते हैं। इसे कहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सफलता उसूलों का नाम है और ये उसूल कुदरत के हैं। बदलाव कुदरत का उसूल है। हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। हम या तो काम बना रहे हैं या काम बिगाड़ रहे हैं। अस्थाई की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर हम किसी चीज़ को पेड़ बनने के लिए नहीं बोएंगे तो वो सड़ जाएगा। आप चाहे या ना चाहे, बदलाव तो होना ही है और होकर रहेगा। हर तरक्की बदलाव का नतीजा होती है, पर जरूरी नहीं कि हर बदलाव की वजह से तरक्की हो। हमें बदलावों का जायजा लेना चाहिए और उन्हें तभी कबूल करना चाहिए जब वे वाजिब लगे। किसी चीज़ को जांचे बिना कबूल कर लेना आदमी के ढीला स्वभाव को दर्शाता है।
ऐसा करना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी की निशानी है। परंपरा के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा सकता है। केवल तरक्की के लिए तरक्की करना एक तरह की कैंसरग्रस्त सोच है। ये चारों ओर फैल रही नकारात्मकता है। ये तरक्की नहीं, बर्बादी है। सही मायने में तरक्की के लिए उसका सकारात्मक होना जरूरी है। सफलता किस्मत से नहीं, कुछ नियमों का पालन करने से मिलती है। वजह और नतीजों का सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। सफल होने के लिए हमें वजह और नतीजे के सिद्धांत और काम एक एवं नतीजे के रिश्ते को समझना होगा। हर नतीजे की कोई वजह होती है। वजह और नतीजे का सिद्धांत बोने और काटने के सिद्धांत जैसा ही है। बोने और काटने का सिद्धांत यह है, पहला, हमें कुछ बोने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शुरुआती बिंदु है। दूसरा, हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम आलू बोएंगे तो आलू की ही फसल काटेंगे, टमाटर की नहीं। तीसरा, काटने से पहले हमें बोना पड़ेगा। पाने से पहले दीजिए। ईंधन डालने से पहले हम भट्टी से गर्मी देने की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ लोग हमेशा देने से पहले ही पानी की उम्मीद लगा बैठते हैं। चौथा, जब हम कोई चीज़ बोते हैं, बीज बोते हैं, तो उससे कई गुना अधिक फसल काटते हैं। अगर हम सकारात्मक बीज बोएंगे तो हमारी सकारात्मकता की फसल कई गुना बढ़कर मिलेगी, और अगर हम नकारात्मक बीज बोएंगे तो हमको नकारात्मकता की फसल कई गुना बढ़कर मिलेगी। लोगों की प्रकृति के नियमों के विपरीत जाते देखना कोई असाधारण बात नहीं है। किसान जानता है कि वो जिस दिन बीज बोता है उसी दिन फसल नहीं कट सकता। फसल तैयार होने में हमेशा कुछ वक्त लगता है। पॉइंट नंबर 6, हम कम बोएंगे तो कम काटेंगे, हम ज़्यादा बोएंगे तो ज़्यादा काटेंगे। यह भौतिक विज्ञान फिजिक्स के नियम जैसा है। हर क्रिया एक्शन की बराबर शक्ति की प्रतिक्रिया रिएक्शन होती है। लोग अक्सर नतीजे बदलने की कोशिश करते हैं जबकि वजह बरकरार रहती है। हम अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों की खुराक लगातार देते रहे, वरना नकारात्मक खाली पड़ी जगह पर अपने आप काबिज हो जाएगी। जो बात जेम्स एलन ने अपनी किताब एज ए मैन थिंकेस में कही है, वही बात कई पुरानी कहानियों में भी कही जा चुकी है। इंसान का दिमाग बगीचे की तरह होता है। हम अच्छे बीज बोएंगे तो बगीचा भी अच्छा होगा। अगर हम कुछ नहीं बोएंगे तो कुछ तो उगेगा ही, और वो जंगली घास फूस होगी। ये कुदरत का नियम है। हमारी जिंदगी का सच भी यही है। मैं तो एक कदम और आगे बढ़कर कहना चाहूँगा कि जंगली घास फूस अच्छी बीज बोने के बावजूद उगेंगे, इसलिए निराई का काम हमेशा जारी रखना चाहिए। हम किसी गिलास में पानी डालकर तापमान 0 डिग्री से नीचे ले जाकर दे तो पानी जमकर बर्फ बन जाएगा। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, वो कुदरत का नियम है। हकीकत यह है कि ऐसा होना जरूरी है। हमारे विचार ही नतीजों को जन्म देने वाली वजह है। हमारे विचार वजह है। आप जैसे विचार का बीज बोते हैं वैसा ही कर्म फलता है। कर्म के बीज बोने पर आदत वैसी ही फलती है। आदत के बीज बोने पर चरित्र वैसा ही फलता है। चरित्र की बीज बोने पर किस्मत वैसी ही फलती है। इस सब की शुरुआत एक विचार से होती है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम उन चीज़ों की ओर आकर्षित नहीं होते जिन्हें चाहते हैं, बल्कि उन चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारे जैसी ही होती हैं। ये पुरानी कहावत बिल्कुल सच है। चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। नकारात्मक सोच वाले लोग खतरनाक होते हैं। वे नकारात्मक सोच वाले दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, नकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, बुरे से बुरे नतीजों की उम्मीद करते हैं और कभी मायूस नहीं होते। क्या आपने गौर किया है कि सामाजिक समारोह में सफल लोग दूसरे सफल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, दूसरी ओर असफल लोग असफल लोगों को आकर्षित करते हैं और एक दूसरे से सिर जोड़कर शिकवा शिकायतें करते हैं, कलपते और बिलखते हैं। पॉइंट नंबर 9, योजना बनाने की तैयारी करने की अनिच्छा, अनविलिंगनेस टू प्लान एंड प्रिपेयर। जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। इसे कहा है विंस लॉम्बार्डी ने। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में योजना बनाने के बजाय पार्टी और छुट्टियों के बारे में योजना बनाने में वक्त बिताते हैं। तैयारी, प्रिपरेशन। आत्मविश्वास तैयारी से ही पैदा होता है। तैयारी का मतलब है योजनाबद्ध ढंग से अभ्यास करना। जीतने वाले खुद पर दबाव बनाए रखते हैं। यह तैयारी दबाव जीत की चिंता किए बिना की जाने वाली तैयारी का होता है। अगर हमारी तैयारी खराब है तो हमारा खेल भी खराब होगा, क्योंकि हम वैसा ही खेलते हैं जैसी हमारी तैयारी होती है। सफलता और असफलता के बीच उतना ही अंतर होता है जितना कि सही और लगभग सही के बीच होता है। जिस्म और दिमाग को पूरी तरह तैयार करने के लिए कुर्बानी और आत्मानुशासन की जरूरत होती है। सामान्य बना रहना काफ़ी आसान है, लेकिन सबसे बेहतर बनना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि सामान्य लोग आसान रास्ता अपनाते हैं। किसी क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली बढ़त तैयारी से ही मिलती है।
तैयारी इक्वल टू मकसद प्लस उसूल प्लस योजना प्लस अभ्यास प्लस दृढ़ता प्लस धैर्य प्लस आत्मगौरव। प्रिपरेशन इक्वल टू पर्पस प्लस प्रिंसिपल प्लस प्लानिंग प्लस प्रैक्टिस प्लस प्रिजर्वेशन प्लस पेशेंस प्लस प्राइड। तैयारी में आत्मविश्वास उपजता है। प्रिपरेशन लीड्स टू कॉन्फिडेंस। तैयारी का मतलब ये होता है कि हम असफलता को सह तो लें पर उसे स्वीकार ना करें। इसका मतलब होता है खुद को निराश मायूस और हारा हुआ महसूस किए बिना हार का सामना करने का हौसला रखना। तैयारी का मतलब होता है अपनी गलतियों से सीखना। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, हम सभी गलती करते हैं, लेकिन गलती को दोहराने वाला आदमी मूर्ख होता है। गलती करके उसे ना सुधारने वाला आदमी और बड़ी गलती करता है। किसी गलती को संभालने का सबसे अच्छा तरीका यह है उसे जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लिया जाए, उसमें उलझा ना जाए, उससे सबक लिया जाए, उसे दोहराया ना जाए, दूसरों को दोष ना दिया जाए और बहाने ना बनाया जाए। तैयारी ना होने से ही दबाव महसूस होता है। तैयारी अभ्यास और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। केवल मन की इच्छाओं और अभिलाषाओं से कोई नतीजा नहीं निकलता। हमको मुकाबले में बढ़त तैयारी ही दिला सकती है। अगर हमने तैयारी नहीं की है तो खुद को लाचार महसूस करेंगे। जैसे पानी अपना रास्ता खुद तलाश लेता है, वैसे ही सफलता उन लोगों तक पहुंचने का रास्ता तलाश लेती है जिन्होंने तैयारी की होती है। कमजोर कोशिशों से कमजोर नतीजे मिलते हैं। हमें दृढ़ता इन चीज़ों से आती है। उद्देश्य पर्पस, तैयारी प्रिपरेशन, धैर्य पेशेंस, सिद्धांत प्रिंसिपल, सकारात्मक नजरिया पॉजिटिव एटीट्यूड, योजना प्लान, गर्व प्राइड, अभ्यास प्रैक्टिस, कीमत अदायगी प्राइस। अपने आप से पूछिए क्या हमारे पास एक साफ उद्देश्य है? क्या हमारे पास मकसद पाने के लिए कोई योजना है? हम तैयारी के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं? हम क्या कीमत चुकाना चाहते हैं और किस हद तक आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या हम सफलता हासिल होने से पहले के दबावों को झेलने का धैर्य है? क्या हम बेहतर होने के लिए लगातार अभ्यास करने को तैयार हैं? क्या हम किसी मजबूत उसूल की बुनियाद पर खड़े हैं? क्या हम अपने कार्य प्रदर्शन परफॉर्मेंस पर गर्व अनुभव करते हैं? क्या हमारे पास मैं ये काम कर सकता हूँ वाला नजरिया है? पॉइंट नंबर 10, बहाने बनाना रैशनलाइजेशन। जीतने वाले बारीकी से जांच परख तो करते हैं पर बहाने नहीं बनाते। बहाने बनाना हारने वालों की आदत होती है। हारने वालों के पास अपने नाकामयाबी की वजह बताने वाले बहानों की पूरी किताब होती है। उनके बहाने कुछ इस किस्म के होते हैं। मैं बदनसीब था, मेरे सितारे खराब है, मेरी उम्र काफ़ी कम है, मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, मैं लाचार हूँ, मुझ में चतुराई नहीं है, मैं शिक्षित नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे अधिक संपर्क नहीं है, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरी माली हालत खराब है, काश मुझे मौका मिला होता, काश मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती, काश मैंने सोच समझकर शादी की होती। ऐसे बहानों की लिस्ट बढ़ती जाती है। किसी आदमी का सफल होना इस दो बातों पर निर्भर है, वजह और नतीजे। वजह पर कोई ध्यान नहीं देता पर नतीजे मायने रखते हैं। हिंदुस्तान में बंदर कैसे पकड़े जाते हैं? हाउ दे कैच मंकी इन इंडिया। बंदर पकड़ने वाले बक्से का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऊपर की ओर एक छेद होता है। बंदर उसमें से अपना हाथ बड़ी आसानी से बक्से में डाल सकता है। बक्से में मूंगफलियां भरी होती हैं। बंदर मूंगफलियां लेने के लिए बक्से में हाथ डालता है। मूंगफलियां लेते समय उनकी मुट्ठियां बंध जाती हैं। उसके बाद बंदर अपना हाथ बक्से के बाहर निकालना चाहता है, लेकिन जिस छेद के रास्ते वो खुला हुआ हाथ डालता है वो इतना बड़ा नहीं होता कि उसमें से मुट्ठी बाहर निकल सके। अब बंदर के पास ये विकल्प होता है कि वो या तो मूंगफलियों को छोड़कर हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए या उन्हें पाने के चक्कर में पकड़ लिया जाए। आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मूंगफलियां हाथ में थामे रहता है और पकड़ा जाता है। हम लोग उन बंदरों से अलग नहीं हैं। हम खुद की ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रुकने वाली बाधाओं से चिपके रहते हैं। हम खुद को ये कहकर सही ठहराने की कोशिश करते रहते हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि, और ये क्योंकि के बाद जो शब्द आते हैं वे इन बाधाओं को ही बयान करते हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकती रहती है। सफल लोग बहाने नहीं बनाते। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छी सलाह यह है, ना तो सोचिए, ना कुछ पूछिए और ना ही कुछ सुनिए। पॉइंट नंबर 11, पिछली गलतियों से सीख ना लेना। नॉट लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक। एक इंसान संकोच करता है हीन भावना की वजह से और दूसरी गलतियां करने के लिए संकोच नहीं करता हीन भावना ही की वजह से। इसे कहा है हेनरी सिलिंक ने। इतिहास से सबक ना लेने वाले लोग नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारा नजरिया सही हो तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। असफलता सफर का अंत नहीं, महज भटकाव होती है। ये देर की वजह बन सकती है, हार की नहीं। सच बात तो यह है
कि अपनी गलतियों से हमें तजर्बा हासिल होता है। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं और कुछ लोग केवल जीते हैं। अक्लमंद लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, अधिक अक्लमंद लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। हमारी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि हम केवल अपनी गलतियों से सीखते रहें। पॉइंट नंबर 12, अवसर को ना पहचान पाना, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज। अवसर बाधाओं का रूप धरकर भी आ सकते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। याद रखिए, बाधा जितनी बड़ी होगी अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। पॉइंट नंबर 13, फियर, डर। डर वास्तविक हो सकता है और काल्पनिक भी। डरा हुआ इंसान अटपटे काम करता है। डर की बुनियादी वजह नासमझी होती है। डर कर जीना भावनाओं की कैद में जीने के समान है। डर असुरक्षा की भावना है, आत्मविश्वास की कमी और बहानेबाजी की आदत को जन्म देता है। यह हमारी क्षमता और योग्यता को नष्ट कर देता है। डरा हुआ इंसान स्पष्ट ढंग से सोच नहीं पाता। डर रिश्तों और सेहत को नष्ट कर देता है। डर की कुछ आम वजह यह है: असफलता का डर, कुछ अनजाने चीज का डर, तैयारी ना होने का डर, गलत फैसले लेने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर। कुछ इस तरह के डरों को बयान किया जा सकता है, जबकि कई प्रकार के डर केवल महसूस किए जा सकते हैं। डर इंसान को बेचैन कर देता है, जिसकी वजह से इंसान बेतुकी बातें सोचने लगता है। नतीजे के तौर पर समस्याएं हल करने की उसकी क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। आमतौर पर लोग डर से दूर भागते हैं। भागने से हमें राहत मिलती है और कुछ देर के लिए डर का असर कम हो जाता है, लेकिन डर की वजह बरकरार रहती है। कई बार बेबुनियाद डर हमारी समस्याओं को बढ़ा देता है। काबू से बाहर हो जाने पर डर हमारी खुशियों और रिश्तों को नष्ट कर देता है। डर को एक ऐसा झूठ मानिए जो हमें सच लगता है। फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल इक्वल टू फियर। असफलता से भी अधिक बुरा असफलता का डर होता है। आदमी के साथ जटिल होने वाली सबसे बुरी चीज असफलता नहीं होती। कोशिश ना करने वाले लोग प्रयत्न करने से पहले ही असफल हो जाते हैं। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, लेकिन उनके लिए वो असफलता नहीं बल्कि सीख होती है। अगर वे मायूस हो जाएं तो कभी चल नहीं पाएंगे। घुटनों के बल बैठकर डरे हुए जिंदगी जीने से अपने पैरों पर खड़ा होकर मरना ज्यादा बेहतर होता है। नंबर 14, प्रतिभा का उपयोग ना कर पाना, इनएबिलिटी टू यूज टैलेंट। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था, मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में केवल 25% बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल कैपिटल का उपयोग किया। विलियम जेम्स के मुताबिक इंसान अपनी केवल 10 से 12% आंतरिक क्षमता का उपयोग करता है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी का सबसे दुखद पहलू यह होता है कि वे अपने मन में कुछ करने की इच्छा लिए हुए मर जाते हैं। जीवित होते हुए भी वे जिंदगी को जी नहीं सके। वे इस्तेमाल होने की वजह से नहीं बल्कि जंग लगने की वजह से मरे। मैं खुद से जंग लगवाने के बजाय इस्तेमाल होना ज़्यादा पसंद करूंगा। जिंदगी में सबसे दुखद शब्द ये होते हैं, मुझे ये करना चाहिए था। खाली बैठने और इंतजार करने में बहुत फर्क है। खाली बैठने का मतलब है बेकारी और निकम्मापन, जबकि धैर्य और इंतजार करना एक सोचा समझा फैसला है। ये एक कर्म है और इसमें लगातार कोशिश और दृढ़ता शामिल है। किसी ने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ क्या है? बुजुर्ग ने बड़ी दुखी आवाज में जवाब दिया, ढोने के लिए कोई बोझ ना होना। पॉइंट नंबर 15, अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। आपको जिंदगी में चुनाव करना है कि आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या अफसोस की। इसे कहा है टिम कॉनर ने। क्या हमने कभी विचार किया है कि कुछ लोग अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? उन्हें बार बार हार और संकट का सामना क्यों करना पड़ता है? कुछ लोगों को लगातार सफलता क्यों मिलती जाती है जबकि दूसरे लोगों को अंतहीन असफलताएं झेलनी पड़ती हैं? खेलकूद, शिक्षा, अकादमिक क्षेत्र और व्यापार, यानी किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बिना महत्वपूर्ण सफलता कोई भी कभी हासिल नहीं कर सका। अनुशासनहीन लोग हर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें किसी भी काम को करने का संकल्प नहीं होता। कुछ तथाकथित उदार चिंतकों ने अनुशासनहीनता को स्वतंत्रता माना है, लेकिन किसी विमान में बैठते वक्त मैं यही चाहूंगा कि उसका पायलट अनुशासित हो। वह उन कामों को करे जिनकी उससे उम्मीद की जाती है, ना कि अपने मन की मौज के मुताबिक काम करे। मैं नहीं चाहूंगा कि विमान को ऐसा पायलट चलाए जो इस दर्शन में विश्वास करता हो कि मैं आज़ाद हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कंट्रोल टावर से बताए कि मुझे क्या करना है। लगातार कोशिश की कमी अनुशासन की कमी का नतीजा होती है। अनुशासित रहने के लिए आत्मनियंत्रण एवं त्याग की आवश्यकता होती है तथा भटकाव और लालच से बचना पड़ता है। इसका मतलब यह होता है कि हम लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। भाप इंजन को तब तक खींच नहीं सकती जब तक उसे एक दायरे में सीमित न कर दिया जाए।
नियाग्रा फॉल से बिजली तब तक नहीं बनाई जा सकती जब तक कि उसे बांधा न जाए। खरगोश और कछुए की कहानी हम सभी जानते हैं। खरगोश में अपने रफ्तार के बारे में डींग हाँकी और कछुए को दौड़ में मुकाबला करने की चुनौती दी। कछुए ने चुनौती कबूल कर ली। उन्होंने एक लोमड़ी को जज बनाया। दौड़ शुरू हुई तो कछुआ अपनी धीमी चाल से चलता रहा, लेकिन खरगोश ने रफ्तार दिखाई। जल्दी खरगोश ने कछुए को काफी पीछे छोड़ दिया। उसे जीतने का पूरा भरोसा था, इसलिए उसने सोचा कि उन्हें एक झपकी ले ली जाए। नींद खुलने पर उसे दौड़ की याद आई और उसने फिर दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसी दौरान कछुआ लक्ष्य तक पहुंचकर दौड़ जीत चुका था। अनियमित कड़ी मेहनत से कहीं बेहतर है नियमित रूप से की गई थोड़ी सी भी कोशिश, जो अनुशासन से आती है। अनुशासन और पछतावा दोनों ही दुखदायक है। ज्यादातर लोगों को इन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। जरा सोचिए, इन दोनों में से कौन ज्यादा तकलीफदेह है। जिन बच्चों को बिना अनुशासन के काफी आजादी देकर पाला जाता है, वे आमतौर पर बड़े होकर ना तो अपनी इज्जत करते हैं और ना ही माँ बाप और समाज की परवाह करते हैं। वे जिम्मेदारियां कबूल नहीं करना चाहते। पॉइंट नंबर 16, आत्मसम्मान की कमी, पुअर सेल्फ स्टीम। अगर कोई इंसान खुद की इज्जत नहीं करता और अपनी अहमियत नहीं करता, तो उसमें स्वाभाविक रूप से आत्मसम्मान की कमी होती है। ऐसा इंसान ना तो अपनी इज्जत करता है, ना ही दूसरों की। उसकी शख्सियत की ड्राइविंग सीट पर अहंकार बढ़ जाती है। वह फैसला कोई कायदे का काम करने के लिए नहीं, बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए लेता है। जिन लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है, वे लगातार अपनी पहचान की तलाश करते रहते हैं। वे खुद को ढूंढते रहते हैं। शख्सियत कहीं पड़ा हुआ नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है। बहानेबाजी की आदत, निकम्मापन और आलसीपन आत्मसम्मान की कमी का ही नतीजा होते हैं। निकम्मापन उस जंग की तरह है जो बढ़िया से बढ़िया लोहे को भी खा जाता है। पॉइंट नंबर 7, ज्ञान की कमी, लैक ऑफ नॉलेज। 60 साल पहले मैं सारी बातें जानता था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं जानता। अपनी अज्ञानता को निरंतर जानते रहने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। इसे कहा है बिल डोराट ने। अपनी अज्ञानता के दायरों को जानना ही ज्ञान प्राप्ति की दिशा में पहला कदम है। इंसान जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त करता है, उसे अपनी अज्ञानता के क्षेत्रों का अनुभव भी उतना ही ज्यादा होता है। अगर कोई इंसान ये समझता है कि उसे सब कुछ मालूम है, तो उसे सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अज्ञानी लोग नहीं जानते कि वे अज्ञानी हैं। उन्हें अपने अज्ञान का एहसास ही नहीं होता। दरअसल अज्ञान से भी बड़ी समस्या ज्ञानी होने का भ्रम है। इसकी वजह यह है, अगर हम कोई चीज नहीं जानने के बावजूद उसे जानने का भ्रम पाल लेते हैं, तो गलत फैसले लेने लगते हैं। पॉइंट नंबर 18, भाग्यवादी नजरिया, फैटलिस्टिक एटीट्यूड। भाग्यवादी नजरिया वाले लोग उनके हालात की वजह से जन्म लेने वाली जिम्मेदारियों को कबूल करने से कतराते हैं। वे सफलता और असफलता दोनों को भाग्य की देन मानते हैं। वे सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। वे अपनी कुंडली या सितारों द्वारा पहले से ही लिखी गई तकदीर को मंजूर कर लेते हैं। वे मान लेते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद होगा वही जो किस्मत में लिखा है, इसलिए वे कोई कोशिश ही नहीं करते और आत्मसंतुष्टि उनकी जिंदगी के जीने का तरीका बन जाती है। वे खुद कुछ कर गुजरने के बजाय कुछ घटित होने का इंतजार करते रहते हैं। किसी भी असफल आदमी से पूछिए तो वो यही कहेगा, कामयाबी तो किस्मत से मिलती है। कमजोर दिमाग वाले लोग तकदीर बताने वाले, कुंडली देखने वालों और खुद को अवतारी पुरुष घोषित करने वालों के चक्कर में आसानी से आ जाते हैं, जबकि कई बार ऐसे लोग केवल पाखंड कर रहे होते हैं। भाग्यवादी लोग अंधविश्वासों के चंगुल में फंस जाते हैं। कुछ लोग खरगोश के पांव को सौभाग्य हिलाने वाला मानते हैं। वे नहीं समझ पाते कि यह पांव खुद खरगोश के लिए भाग्यशाली साबित नहीं हुआ। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो भाग्य में विश्वास कीजिए, और सफल होना चाहते हैं तो वजह और नतीजों के सिद्धांत में विश्वास कीजिए। इस तरह हम अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। सैमुअल गोल्डविन ने सच ही कहा है, मैं जितनी कड़ी मेहनत करता हूँ, भाग्य के उतने ही करीब पहुँच जाता हूँ। कुछ लोग खुद को बदनसीब मानते हैं। सम पीपल थिंक आर जस्ट अनलकी। इस तरह की सोच भाग्यवादी नजरिए को जन्म देती है। कोई काम आधे मन से करने वाले लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं, मैं कोशिश करूंगा, देखता हूं कि यह तरीका काम करता है या नहीं, मैं एक बार कोशिश करके देखूंगा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैंने वैसे भी ज़्यादा कोशिश नहीं की। अगर हम इस ढंग से सोचते हैं तो हमारा असफल होना निश्चित है, क्योंकि आप में दृढ़ता और समर्पण की कमी है। सोचने का यह ढंग साहस, प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है। कोई काम आधे मन से करने का मतलब नाकामयाबी की उम्मीद करना और उसे हासिल करना है।
कामयाबी कोशिश से मिलती है। एफर्ट डज इट। एक आदमी ने एक घोड़ा खरीदा और एक बड़ी सी तख्ती लगाकर उसे घोड़शाला में खड़ा कर दिया। तख्ती पर लिखा हुआ था, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। घोड़े के मालिक ने ना तो घोड़े से अभ्यास करवाया, ना ही उसे चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रशिक्षित किया। उसने घोड़े को एक रेस में दौड़ाया जिसमें वो आखिरी नंबर पर रहा। घोड़े के मालिक ने फौरन तख्ती बदल दी और घोड़े पर एक नई तख्ती लगा दी जिस पर लिखा था, घोड़े के लिए सबसे तेज दुनिया। लोग अपने आलसीपन या जरूरी चीजों को ना करने की वजह से नाकामयाब होते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं। नजरिया, हिम्मत और सोच में गहराई के बिना जिंदगी एक आधा तजुर्बा है। तंग, सुस्त और कमजोर दिमाग वाले लोग हमेशा आसान और सबसे कम रुकावटें वाले रास्ते चुनते हैं। 15 सेकंड तक अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए खिलाड़ी 15 साल तक अभ्यास करते हैं। उनसे पूछिए क्या वे खुशकिस्मती से जीतते हैं। किसी खिलाड़ी से पूछिए कि कड़े अभ्यास के बाद वे कैसा महसूस करता है। वह आपको बताएगा कि वह ऐसा महसूस करता है जैसे कि उसकी पूरी ताकत निचोड़ ली गई है। अगर वह ऐसा महसूस नहीं करता है तो इसका मतलब ये होगा कि उसने अभ्यास में अपनी पूरी क्षमता नहीं लगाई है। हारने वाले सोचते हैं कि जिंदगी ने उसके साथ नाइंसाफी की है। वे केवल अपनी रुकावटों के बारे में सोचते हैं। वे नहीं सोचते कि जो इंसान पूरी तैयारी करके अच्छी तरह खेल रहा है उसे भी इन रुकावटों का सामना करना पड़ा है, पर उसने उन पर काबू पा लिया है। असफल और सफल व्यक्ति में यही फर्क होता है। जीतने वालों की तकलीफ बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ जाती है क्योंकि उसकी मेहनत सिर्फ खेल में प्रदर्शन करने तक सीमित ना रहकर उसके चरित्र को भी ऊंचा उठाती है। भाग्य उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। लक फेवर्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। एक कस्बे में बाढ़ आई। एक आदमी ने सिवा वहां रहने वाला हर आदमी किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहा था। जिस आदमी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी उसका कहना था, मुझे विश्वास है भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर बढ़ने पर उसे बचाने के लिए एक जीप आई, पर उस आदमी ने यह कहकर जाने से इनकार कर दिया, मुझे विश्वास है भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर और बढ़ने पर वो अपने मकान की दूसरी मंजिल पर चला गया। तब उसकी मदद करने के लिए एक नाव आई। उस आदमी ने उसके साथ भी यही कहा कर आने से इनकार कर दिया, मुझे विश्वास है भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। वह आदमी अपने मकान की छत पर गया। उसकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर आया, लेकिन उस आदमी ने अपनी वही बात फिर दोहराई, मुझे विश्वास है भगवान मेरी रक्षा करेगा। आखिरकार वो डूब कर मर गया। भगवान के पास पहुंचकर उसने उनसे गुस्से भरे लहजे में सवाल किया, मुझे आप पर पूरा विश्वास था, फिर आपने मेरी प्रार्थनाओं को अनसुना कर मुझे डूबने क्यों दिया। भगवान ने जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे पास जीप, नाव और हेलीकॉप्टर किसने भेजा था। भाग्यवादी नजरिए से उभरने का केवल एक ही तरीका है कि हम जिम्मेदारियां कबूल करें और किस्मत पर यकीन करने के बजाय वजह और नतीजे के सिद्धांत में विश्वास करें। जिंदगी में कोई लक्ष्य इंतजार, चाहत और अचंभित होकर सोच विचार करते रहने से नहीं, बल्कि काम, तैयारी और योजना से हासिल होता है। किस्मत लायक लोगों पर मेहरबान होते हैं। लक साइंस ऑन द डिजर्विंग। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अपनी ऊंची सुनने वाली पत्नी के लिए सुनने में मदद देने वाली एक मशीन बनाने की जीतोड़ कोशिश कर रहे थे। वो उस मशीन को बनाने में तो नाकामयाब रहे, पर उसी दौरान उन्होंने टेलीफोन बनाने का सिद्धांत ढूंढ निकाला। क्या हम ऐसे व्यक्ति को भाग्यवादी मानेंगे। अच्छी किस्मत तभी हासिल होती है जब तैयारी और अवसर का मेल हो। कोशिश और तैयारी के बिना अच्छे संयोग घटित नहीं होते। भाग्य, उसने सारा दिन काम किया और सारी रात काम किया। उसने खेलना छोड़ा और मौज मस्ती छोड़ी, उसने ज्ञान के ग्रंथ पढ़े और नई बातें सीखी। वो आगे बढ़ता गया, पाने के लिए सफलता जरा सी दिल में विश्वास और हिम्मत लिए वो आगे बढ़ा, और जब वो सफल हुआ लोगों ने उसे भाग्यशाली कहा। पॉइंट नंबर 19, उद्देश्य की कमी, लैक ऑफ पर्पस। महान मस्तिष्कों में उद्देश्य होते हैं, अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। इसे कहा है वाशिंगटन इरविंग। अगर हम ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने अपने गंभीर किस्म की असमर्थताओं पर विजय प्राप्त की, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रबल इच्छा ही उनकी प्रेरणा शक्ति थी। उनकी जिंदगी में कोई उद्देश्य था। वे अपने आप को भरोसा दिलाना चाहते थे कि सफलता सारी बाधाओं के बावजूद हासिल की जा सकती है, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। इच्छा शक्ति के बल पर ही लकवे के शिकार विल्मा रुडोल्फ ने 1960 की ओलंपिक दौड़ में सबसे तेज दौड़कर सोने की 3 तमगे हासिल किए। ग्लेन कनिंघम के मुताबिक ये इच्छा शक्ति ही थी जिसने जले पैरों वाले एक लड़के को 1 मील की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड कायम करने की शक्ति दी। 5 साल की उम्र में एक पोलियो पीड़ित
बच्ची ने अपनी शक्ति दोबारा हासिल करने के लिए तैरना शुरू किया। सफल होने के लिए अपनी प्रबल इच्छा के बल पर ही उसने 3 प्रतियोगिताओं में विश्व रिकॉर्ड कायम किया और सन 1956 में मेलबर्न ओलंपिक्स ऑफ मेलबर्न में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उसका नाम है सेली मॉन। जब लोग उद्देश्यहीन और दिशाहीन होते हैं तो उन्हें कोई अवसर नहीं दिखाई देता। जब किसी इंसान में कोई काम पूरा करने की इच्छा, लक्ष्य की ओर बढ़ने की सही दिशा का ज्ञान, लक्ष्य की प्राप्ति, समर्पण और कड़ी मेहनत करने के लिए अनुशासन की भावना होती है तो सफलता उसके कदम चूमती है। अगर हमारे पास लक्ष्य और सही दिशा का ज्ञान नहीं है तो हमारे पास और कोई भी खूबी हो, हम सफल नहीं होंगे। चरित्र की बुनियाद पर यह हर चीज टिकी होती है, यह टिकाऊ होता है। पॉइंट नंबर 20, साहस की कमी, लैक ऑफ कवरेज। सफल लोग चमत्कार घटित होने या कोई काम आसानी से हो जाने की आशा नहीं करते। वे रुकावटों पर काबू पाने की हिम्मत और ताकत हासिल करते हैं। वे इस पर ध्यान नहीं देते कि उन्होंने क्या गंवा दिया, बल्कि इस पर ध्यान देते हैं कि उनके पास क्या बचा हुआ है। इच्छाएं साकार नहीं होती, पर दृढ़ विश्वास पर टिके हुए भरोसे और उम्मीदें पूरी हो जाती हैं। प्रार्थनाएं तभी स्वीकार की जाती हैं जब साहस के साथ काम भी किया जाए। साहस और चरित्र, इन दोनों का मेल कामयाबी हासिल करने का एक अहम नुस्खा है। आम और खास लोगों के बीच यही फर्क होता है। हमारा मन जब साहस से भरा होता है तो हम अपने डर को भूल जाते हैं और रास्ते की रुकावटों पर काबू पा लेते हैं। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर को जीतना है। साहस के बिना चरित्र, निष्ठा और न्यायप्रियता बेअसर होता है। दूसरी ओर चरित्र के बिना साहस जुल्म का रूप ले लेता है। सफलता का नुस्खा, ए रेसिपी फॉर सक्सेस, सफलता पाना केक बनाने की तरह है। अगर हमारे पास सही नुस्खा ना हो तो हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। अच्छा केक बनाने के लिए हमारे पास सही मात्रा में उम्दा किस्म की सामग्री होनी चाहिए। हमको उसे ना तो ज़्यादा आंच देनी होगी, ना ही कम। अगर हमारे पास सही नुस्खा हो तो अभ्यास और कभी कभार होने वाली गलतियों से मिलने वाली सीख की मदद से ये काम आसान हो जाता है। अब नुस्खा हमारे पास है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं, ये हमको तय करना है। सफलता हासिल करने के लिए कुछ सबक। एक क्रैश कोर्स फॉर सक्सेस, हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए खेलें। दूसरों की गलतियों से सीखें, ऊंचे चरित्र वाले लोगों से संबंध रखें, जितना पाते हैं उससे अधिक दें, बिना कुछ दिए कुछ पाने की उम्मीद ना रखें। हमेशा दूर की सोचें, अपने मजबूत पहलुओं को जानें और उनकी बुनियाद पर अपना विकास करें। फैसला लेते समय हमेशा हालात की व्यापक तस्वीर को ध्यान में रखें, अपनी सच्चाई के साथ कभी समझौता ना करें। कार्य योजना, पॉइंट नंबर 1, क्या अपना काम बेहतर, ज़्यादा तेज और असरदार ढंग से कैसे कर सकते हैं, इस बारे में 3 सुझाव लिखें। पॉइंट नंबर 2, ऐसे 3 तरीके लिखें जिनके लिए हम सफलता हासिल करने के उसूलों पर अपने ज़िंदगी के हर क्षेत्र में अमल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अपनी ज़िंदगी के उन क्षेत्रों के बारे में लिखें जहां अनुशासन का अभाव हमको खटक रहा हो। आकलन करें कि आपको इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। पॉइंट नंबर 4, अगली बार किसी बाधा का सामना होने पर रुक कर खुद से ये 2 सवाल पूछें, मैं उस चुनौती से क्या सीख सकता हूँ, मैं इस सबक से ज़िंदगी में कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ। यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 समाप्त हुआ। आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।